हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज हम लोग सीटेट पेपर 2 के लिए संपूर्ण एनसीईआरटी साइंस कंप्लीट करेंगे। इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्राकृतिक घटनाएं और संसाधन के बारे में। उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे जीव विज्ञान, फिर उसके बाद फिजिक्स, उसके बाद फिर हम लोग केमिस्ट्री पढ़ेंगे। और बहुत से लोगों को तो यही नहीं मालूम होता कि इसका सिलेबस क्या है, तभी इतना कम रिजल्ट जाता है। 6 से 7% लोग केवल पास हो पाते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, तैयारी तो करते हैं लेकिन सिलेबस को देख के तैयारी नहीं करते। मतलब क्या पढ़ना है, क्या चीज़ पेपर में पूछी जा रही है। अभी जो प्राकृतिक घटनाएं और संसाधन वाला पार्ट है, ये कोई पढ़ता ही नहीं, ना कोई टीचर पढ़ाता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो कंप्लीट करवा दी जाती है, और प्राकृतिक घटनाएं और संसाधन वाला जो पार्ट है ये कोई नहीं पढ़ाता है। तो 5 नंबर 6 नंबर तो केवल इसे पूछ लिए जाते हैं पेपर में, और जब पेपर में पूछे जाते हैं क्वेश्चन तब पता ही नहीं चलता कि कहाँ क्वेश्चन आ रहा है। तो इस वीडियो में आप लोगों को संपूर्ण एनसीईआरटी आधारित साइंस जितनी भी मतलब थ्योरी है पूरी संपूर्ण पेपर के लिए, वो आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट यहाँ पे है, टॉपिक वाइज एक एक पॉइंट हम लोग देखते जाएंगे। जैसे कि तंतु के बारे में बात की गई यहाँ पे, तागे की दिखाई देने वाली पतली लड़ियाँ और अधिक पतली लड़ियों से मिलकर बनी होती हैं, जिन्हें तंतु कहते हैं। जैसे क्या होता है, धागा होता है, तो धागा का जब क्या किया जाता है, उसको खोला जाता है, तो देखो उसमें कितनी पतली पतली लड़ियाँ जो मिलकर बनी होती है। तो मतलब कई जो पतली लड़ियाँ मिलकर बनी होती हैं, तो उन्हीं को कहा जाता है तंतु। अब बात की जाए यहाँ पे, वस्त्र जो होता है वह तागों से मिलकर बनते हैं। वस्त्र जो होते हैं तागों से मिलकर बनते हैं, और तागे जो होते हैं वो किससे मिलकर बनते हैं, वो तंतु से मिलकर बनते हैं। कुछ वस्त्र जैसे कि सूती, जूट, रेशमी तथा ऊनी के तंतु पादपों तथा जंतुओं से प्राप्त होते हैं। इन्हें प्राकृतिक तंतु कहते हैं। जैसे कि कुछ जो कपड़े होते हैं, जैसे कि सूती कपड़े हो गए, जूट वाले हो गए, रेशमी हो गए तथा ऊनी, तो इनके जो तंतु होते हैं ये कहाँ से प्राप्त होते हैं, पादपों तथा जंतुओं से प्राप्त होते हैं। और इन्हें क्या कहा जाता है, प्राकृतिक तंतु कहते हैं। जो प्रकृति में मिलते हैं उन्हें प्राकृतिक तंतु कहा जाता है। जैसे कि रेशम हमें कैसे मिलता है, तो रेशम कीट के द्वारा प्राप्त किया जाता है, कि उसके द्वारा खेती की जाती है। तो एक प्रकार से क्या हुआ, प्रकृति के द्वारा तो मिल रहा हमें, तो इन्हें क्या कहते हैं, प्राकृतिक तंतु कहते हैं। अब बताया गया यहाँ पे, ऊन तथा रेशम जंतुओं से प्राप्त होते हैं। ऊन भेड़ अथवा बकरी की कार्तिक ऊन से प्राप्त होती है। इसे खरगोश, याक तथा ऊंटों के बालों से भी प्राप्त किया जाता है। रेशमी तंतु रेशम कीट कोकून से खींचा जाता है। अब देखो बात की जाए, जैसे कि ऊन होता है, तो ऊन किससे किससे प्राप्त होता है। ऊन भेड़ से भी मिलता है, बकरी से भी मिलता है, खरगोश से मिलता है, याक से मिलता है, ऊंटों से मिलता है। अब पेपर में क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि इनमें से जैसे कि कथन दिया जाएगा कि ऊंट से हमें ऊन प्राप्त होता है, भेड़ से ऊन से प्राप्त होता है, तो इनमें से कौन कौन से कथन सही है, एक दूसरे की व्याख्या करते हैं कि नहीं करते। तो ये आपको एकदम याद रखना है कि जो है ऊन तथा रेशम जो है जंतुओं से प्राप्त होता है, और ऊन जो होता है भेड़ अथवा बकरी की कार्तिक ऊन से प्राप्त होता है, और खरगोश, याक तथा ऊंटों के बालों से भी प्राप्त किया जाता है जो ऊन होता है। और रेशम जो होता है वो किससे प्राप्त किया जाता है, रेशम कीट जो होता है जिसको कोकून कहा जाता है, उससे क्या किया जाता है, उससे रेशम प्राप्त किया जाता है। और एक पॉइंट और याद करना है आपको, बहुत ज़्यादा पूछा गया पेपर में, कि जो कोकून से जो रेशम खींचा जाता है इसको क्या कहते हैं, इससे कहते हैं अहिंसा रेशम। अहिंसा रेशम कहते हैं इसको, अहिंसा रेशम कहते हैं इसको। अब देखो, ये जो छोटे छोटे कीट होते हैं तो इनको क्या किया जाता है, इनको पानी से उबाल कर इनसे जो है रेशम निकाला जाता है। तो इन कीटों की लेकिन उसमें से क्या होती है, मृत्यु नहीं होती है। तो मृत्यु नहीं होती इन कीटों की, तो इसी वजह से उस रेशम को क्या कहते हैं, अहिंसा रेशम कहते हैं। उस रेशम को, जो कोकून कीटों से रेशम प्राप्त होता है, तो उसे क्या कहते हैं, अहिंसा रेशम कहते हैं। अब बात की जाए यहाँ पे, संश्लिष्ट तंतु क्या होते हैं। पिछले लगभग 100 वर्षों से ऐसे रासायनिक पदार्थों जिनका स्रोत पादप अथवा जंतु नहीं है, मतलब ऐसे रासायनिक पदार्थ जो ना पादप से मिलते हैं और ना ही जंतुओं से प्राप्त होते हैं, से तंतुओं का निर्माण किया जा रहा है, इन्हें संश्लिष्ट तंतु कहते हैं। मतलब ऐसे रासायनिक पदार्थों से जो तंतु बने हैं जिनमें से न पादप की कोई भूमिका ना ही जंतु की भूमिका है, उनसे जो तंतु तैयार किए जाते हैं तो उनको क्या कहते हैं, संश्लिष्ट तंतु कहते हैं। जैसे कि पॉलीएस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक, ये क्या संश्लिष्ट तत्वों के उदाहरण हैं। बहुलक प्रकृति में भी पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए कपास क्या एक बहुलक है जो सेलुलोज कहलाता है। सेलुलोज बड़ी संख्या में
ग्लूकोज इकाइयों द्वारा निर्मित होता है। और जैसे कि कपास किसका उदाहरण है? कपास एक बहुलक है जो सेलुलोज कहलाता है, और सेलुलोज किससे प्राप्त होते हैं? ग्लूकोज की इकाइयों द्वारा सेलुलोज का निर्माण किया जाता है। अब बात की जाए यहाँ पे संश्लिष्ट रेशों के प्रकार के बारे में। जैसे कि पहला संश्लिष्ट रेशा रेयान। कई बार पेपर में पूछा गया कि रेयान एक संश्लिष्ट रेशा है, और रेयान जो है प्राकृतिक रूप से प्राप्त होता है कि नहीं प्राप्त होता है। अब बात की जाए रेयान की, रेशम समान गुण वाले रेशे प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हुई। इस प्रकार का रेशा काष्ठ लुगदी के रासायनिक उपचार से प्राप्त किया गया। यह रेशा रेयान अथवा कृत्रिम रेशम कहलाया। अब बात की जाए जो कृत्रिम रेशम या फिर रेयान किससे प्राप्त किया गया, तो काष्ठ लुगदी के रासायनिक उपचार से प्राप्त किया गया। ठीक है। यद्यपि रेयान प्राकृतिक सोट काष्ठ लुगदी से प्राप्त किया जाता है, यह एक मानव निर्मित रेशा है। यह रेशम से सस्ता होता है। अब यहाँ पे जो काष्ठ लुगदी है, ये जब बताया कि काष्ठ लुगदी जो है ये बनी होती है सेलुलोज की। तो एक प्रकार से जो रेयान होता है यह सेलुलोज से प्राप्त किया जाता है। किससे प्राप्त किया जाता है? सेलुलोज से प्राप्त किया जाता है। और इसको कृत्रिम रेशम भी कहते हैं। कृत्रिम रेशम भी कहते हैं, बहुत बार पेपर में पूछा गया है। अब बात की जाए यहाँ पे रेयान को कपास के साथ मिलाकर बिस्तर की चादरें बनाते हैं, अथवा ऊन के साथ मिलाकर कालीन या गलीचा बनाया जाता है। रेयान को क्या किया जाता है, जो है कपास के साथ मिलाकर बिस्तर की चादरें बनाते हैं, और ऊन के साथ मिलाकर कालीन या गलीचा बनाते हैं। अब बात की जाए यहाँ पे नायलॉन की। नायलॉन एक अन्य मानव निर्मित रेशा है। इसे 1931 में बिना किसी प्राकृतिक कच्चे माल, जैसे कि ना इसमें से पौधे की भूमिका थी ना ही इसमें से जंतु की भूमिका थी, का उपयोग किए बिना बनाया गया था। इसका निर्माण कोयले, जल और वायु से किया गया। यह प्रथम पूर्ण रूप से संश्लिष्ट रेशा था। अब बात की जाए यहाँ पे कि नायलॉन के जो है कैसे बनाया गया नायलॉन को, तो इसका जो निर्माण किया गया था कोयला, जल और वायु से किया गया था, और यह प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा था। अब पेपर में पूछ लिया जाए कि प्रथम जो है हमें कौन सा संश्लेषित रेशा बनाया गया, तो हमारे द्वारा तो क्या हो जाएगा? नायलॉन उसका आंसर हो जाएगा। नायलॉन रेशा प्रबल, प्रत्यास्थ और हल्का था। यह चमकीला और धुलने में सुगम था। अतः यह कपड़ों के निर्माण हेतु बहुत प्रचलित हुआ। किसकी वजह से? क्योंकि क्या बहुत चमकीला था और धुलने में सुगम था। इसकी वजह से इसका यूज जो है कपड़ों में बहुत ज़्यादा किया गया। अब बात की जाए कि नायलॉन का उपयोग जो है कपड़ों के अलावा कहाँ कहाँ पे किया गया, तो नायलॉन का उपयोग पैराशूट और चट्टानों पर चढ़ने हेतु रस्सों के निर्माण में भी किया जाता है। एक नायलॉन का तार इस्पात के तार से अधिक प्रबल है। अगर बात की जाए कोई इस्पात का तार उतना ही पतला बना लिया जाए, जैसे कि कोई एक रस्सी होती है, ठीक है, तो नायलॉन की एक रस्सी बना लो उतनी ही मोटी, और एक जो है इस्पात की बना लो, तो क्या है नायलॉन वाली रस्सी ज़्यादा मजबूत होगी। इसी वजह से जो पहाड़ वगैरह में जो चढ़ने जाते हैं लोग, तो क्या करते हैं नायलॉन की रस्सी का यूज करते हैं। उसके बाद बात की जाए पॉलिएस्टर और एक्रिलिक की। पॉलिएस्टर और एक्रिलिक की। अब यहाँ पे देखो बात किया गया है पॉलिएस्टर एक अन्य संश्लेषित रेशा है। जैसे कि कौन कौन से रेशा हमने लोग पढ़े जो है संश्लेषित रेशा, जैसे कि रेयान हो गया, नायलॉन हो गया। अब यहाँ पे पॉलिएस्टर जो है एक अन्य संश्लेषित रेशा है। इस रेशे से बने कपड़े में आसानी से सिलवटें नहीं पड़ती। यह सपाट रहता और सरलतापूर्वक धुल जाता है। उसके बाद बात की जाए टेरिलिन एक लोकप्रिय पॉलिएस्टर है। जो टेरिलिन क्या है? लोकप्रिय पॉलिएस्टर है। अब बात की गई यहाँ पे पेट, जैसे कि पॉलीएथिलीन टेरेथलेट एक बहुत सुपरिचित प्रकार का पॉलिएस्टर है। इसका उपयोग बर्तन, फिल्म तार और अन्य बहुत से उपयोगी उत्पादों के निर्माण हेतु किया जाता है। किसका? पॉलीएथिलीन टेरेथलेट का। कहाँ कहाँ पे यूज होता है इसका निर्माण? बोतलों में, बर्तन में और फिल्म तार और अन्य जो है तरीकों की जो चीज़ें बनाने में इसका जो है यूज किया जाता है। अब यहाँ पे देखो बताया गया है कि जो पॉलीएस्टर होता है दो चीज़ों से मिलकर बना है। पॉली प्लस एस्टर वास्तव में एक रसायन जो एस्टर कहलाता है की इकाइयों की पुनरावृत्ति से बनता है। पॉलीएस्टर जो है किस रसायन से बनता है? एस्टर की पुनरावृत्ति से बनता है। एस्टर वे रसायन है जो फलों को उनकी गंध प्रदान करते हैं। निर्मित कपड़े पॉलीकॉट, पॉलीवल, टेरिकॉट आदि नामों से बेचे जाते हैं। मतलब यहाँ पे जो बताया गया है
कि पॉलिएस्टर जो है, तो पॉलिएस्टर के जो कई नाम जैसे कि पॉलीकार्ड, पॉलीवल, टेरिकार्ड आदि नाम से इसको बेचा जाता है। अब बात की जाए यहाँ पे सभी संश्लेषित रेशे पेट्रोलियम के कच्चे माल जो पेट्रो रसायन कहलाते हैं से विविध प्रक्रमों द्वारा तैयार किए जाते हैं। तो संश्लेषित रेशे कैसे तैयार किए जाते हैं? पेट्रोलियम के मूल तत्व जो है पेट्रो रसायन जो होता है उसके द्वारा तैयार किए जाते हैं। अब बात की जाए यहाँ पे जैसे कि प्लास्टिक की। अब जैसे कि प्लास्टिक के बारे में बताया गया है, संश्लेषित रेशे की तरह प्लास्टिक भी क्या है? एक बहुलक है। सभी प्लास्टिकों में इकाइयों की व्यवस्था एक ही प्रकार की नहीं होती है। कुछ में यह रेखीय होती है तो अन्य में तिर्यकबद्ध या फिर क्रॉसबद्ध होती है। अब बात की जाए पॉलीथीन की, जैसे कि पॉली प्लस एथिलीन से बना है। प्लास्टिक का एक उदाहरण है जो सामान्य उपयोग में आने वाली पॉलीथीन थैलियाँ बनाने में काम में आता है। सभी लोग देखे होंगे ज़्यादातर पॉलीथीन का यूज जो है किस में बनाया जाता है? जो थैलियाँ वगैरह जैसे कि सामान लेने में जो उसका यूज किया जाता है। प्लास्टिक को गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाता है और सरलतापूर्वक मुड़ जाता है। अब बात की जाए जो आसानी से विकृत हो जाते हैं और सरलतापूर्वक मुड़ जाते हैं उनको कहा जाता है थर्मोप्लास्टिक। क्या कहते हैं उनको? थर्मोप्लास्टिक। उन प्लास्टिक को कहा जाता है जो आसानी से मुड़ जाते हैं, जिनका आसानी से जो है आकार परिवर्तन हो जाता है। अब बात की जाए पॉलीथीन और पीवीसी की, तो थर्मोप्लास्टिक के कुछ उदाहरण हैं। इनका उपयोग खिलौने, कंघियों और विभिन्न प्रकार के पात्रों के बड़े पैमाने पर निर्माण किया जाता है। जैसे कि गांव वगैरह में जो तफले वगैरह होते हैं, जो छोटे छोटे क्या होती है, टोकरी वगैरह होती हैं, तो थर्मोप्लास्टिक की बने होते हैं, क्योंकि क्या होता है उनको आसानी से सांचे में ढाला जा सकता है। अब बात की जाए यहाँ पे कुछ प्लास्टिक ऐसे हैं जिन्हें एक बार सांचे में ढाल दिया जाता है तो इन्हें ऊष्मा देकर नर्म नहीं किया जा सकता। इनको क्या कहते हैं? इनको थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। इनके दो उदाहरण बहुत ज़्यादा फेमस हैं और कई बार पेपर में पूछा गया कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो होती है उसमें दो चीज़ मुख्यतः है, एक है बेकेलाइट और दूसरा है मेलामाइन। बेकेलाइट और मेलामाइन। और यह क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा गया कि बेकेलाइट जो है उसका यूज क्यों किया जाता है विद्युत उपकरणों में। तो बेकेलाइट जो है ऊष्मा का क्या है? ऊष्मा और विद्युत का कुचालक है। इसके लिए से उसका विद्युत उपकरणों में भी यूज किया जाता है। और जो जैसे कि चाय वगैरह बनाने के जो बर्तन वगैरह होते हैं तो उसमें से क्या किया जाता है, जो उसका हैंडल वगैरह होता है उसमें से बेकेलाइट का यूज होता है, क्योंकि उसमें से क्या होता है ऊष्मा प्रवाहित नहीं होती और हैंडल वो गर्म नहीं होता है। क्योंकि ऊष्मा का भी कुचालक है बेकेलाइट और जो विद्युत है उसका भी कुचालक है। तो यहाँ पे बेकेलाइट क्या है? ऊष्मा और विद्युत का कुचालक है। यह बिजली के स्विच, विभिन्न बर्तनों के हत्थे आदि बनाने में काम आता है। और मेलामाइन एक बहुउपयोगी पदार्थ है। यह आग का प्रतिरोधक है तथा अन्य प्लास्टिक की अपेक्षा ऊष्मा को सहने की अधिक क्षमता रहता है। यह फर्श की टाइलें, रसोई के बर्तन और कपड़े बनाने के उपयोग में किया जाता है। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट बताया कि जो प्लास्टिक होते हैं, प्लास्टिक ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं, इसलिए बिजली के तार प्लास्टिक से ढके रहते हैं और खाना बनाने वाले पात्रों के हत्थे इसके ही बने होते हैं। अभी हमने बताया कि जैसे कि ऊष्मा का क्या है, बेकेलाइट जो है ऊष्मा का कुचालक है, जिसकी वजह से उसमें ऊष्मा स्थानांतरित नहीं हो पाती। जो हैंडल वगैरह होते हैं बर्तनों के तो क्या होते हैं उसमें, मतलब वो गर्म नहीं लगते हैं। अब बात की जाए यहाँ पे माइक्रोवेव ओवन में। माइक्रोवेव ओवन में भोजन पकाने हेतु विशिष्ट प्लास्टिक पात्र उपयोग में लाए जाते हैं। माइक्रोवेव ओवन में ऊष्मा खाद्य पदार्थों को पका देती है, परंतु प्लास्टिक पात्र को प्रभावित नहीं करती, क्योंकि जो प्लास्टिक पार्ट होते हैं वो ऊष्मा के कुचालक होते हैं। अब बात की जाए टेफ्लॉन एक क्या विशिष्ट प्लास्टिक है जिस पर तेल और जल चिपकता नहीं है। यह भोजन पकाने के पात्र पर न चिपकने वाली परत लगाने के लिए किया जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जो खाना बनाने वाले बर्तन होते हैं उनमें से कौन से जो है पदार्थ की परत चढ़ाई जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा टेफ्लॉन की। किसकी? टेफ्लॉन की। अब यहाँ पे बताया गया पादप तंतु के बारे में, जैसे कि पादप तंतु कौन कौन से होते हैं, जैसे कि रुई हो गई। कपास के पौधे वहाँ उगाए जाते हैं जहाँ की मृदा काली तथा जलवायु उष्ण होती है। कपास पादप के फल लगभग नींबू की माप के होते हैं। कि जो कपास के फल होते हैं वो कैसे होते हैं? लगभग नींबू की माप के होते हैं। सभी लोगों ने देखा होगा गांव वगैरह में बहुत आसानी से जो कपास के फल जो है मिल जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है, और एक पॉइंट ये आपको याद रखना कि जो कपास होता है
और जहाँ जहाँ पे मिट्टी काली होती है वहाँ पे जो कपास बहुत अच्छी तरीके से उगता है। तो जो काली मिट्टी होती है उसको कपासी मिट्टी भी कहा जाता है इसी वजह से। तो पेपर में पूछा भी गया क्वेश्चन कि जो है जहाँ पे किसान खेती करते हैं और वहाँ की काली मिट्टी है और वहाँ की क्या जलवायु उष्ण है, तो वहाँ पे कौन सी कृषि करना उचित रहेगा, किस प्रकार की खेती करना उचित रहेगा। तो आंसर हो जाएगा वहाँ पे कपास की खेती करनी चाहिए। अब बात की जाए यहाँ पे कपास बालों से कपास को हस्तचयन द्वारा प्राप्त किया जाता है। इसके पश्चात कपास से बीजों को कंकतन द्वारा पृथक किया जाता है। इस प्रक्रिया को कपास तोड़ना कहते हैं। कि जैसे कि जो कपास के पेड़ होते हैं, जैसे कि उनके जो फल वगैरह होते हैं उनको तोड़ लिया जाता है, फिर उनका क्या किया जाता है, तोड़ने के बाद फिर उसके बाद कपास के जो बीज होते हैं उससे जो रुई होती है, और जैसे कि ये रुई होती है तो इसमें से बीज भी मिक्स होते हैं, तो उसको क्या किया जाता है, कंकतन विधि के द्वारा पृथक किया जाता है। और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, कपास सोटना कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, कपास सोटना कहते हैं। अब देखो यहाँ पे बताया गया जूट के बारे में। जूट या फिर इसको पटसन भी कहते हैं। पटसन तंतु को पटसन पादप के तने से प्राप्त किया जाता है। कई बार क्वेश्चन तो यही पूछ लिया जाता है कि जूट जो है किससे प्राप्त किया जाता है। 4 ऑप्शन उसमें से होते हैं, तो उसमें से जैसे कि सन हो गई। उसके बाद कई बार तो क्वेश्चन पूछा गया है कि जो नारियल का जो वो होता है रेशा, वो किससे प्राप्त किया जाता है। अब देखो यहाँ पे बताया गया जूट जो है पटसन तंतु को पटसन पादप के तने से प्राप्त किया जाता है। भारत में इसकी खेती वर्षा ऋतु में की जाती है। जूट जो होता है उसकी खेती कब की जाती है, वर्षा ऋतु में की जाती है। और भारत में पटसन को प्रमुख रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार तथा असम में उगाया जाता है। सबसे ज़्यादा कहाँ पे उगाया जाता है, जूट जो होता है सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में, फिर बिहार में और फिर असम में उगाया जाता है। अब बात की जाए यहाँ पे जांता और रेशे की। जैसे जांता और रेशे क्या है, जैसे जांता और रेशे के अंतर्गत ऊन आता है। भेड़, बकरी, याक और कुछ अन्य जंतुओं से ऊन प्राप्त की जाती है। ऊन प्रदान करने वाले इन जंतुओं के शरीर बालों से ढके होते हैं और उन्हीं को बालों को काट लिया जाता है, फिर उनसे क्या किया जाता है, ऊन को तैयार किया जाता है। बालों के बीच अधिक मात्रा में वायु आसानी से भर जाती है और वायु ऊष्मा की कुचालक है। हमारी तरह भेड़ की रोएदार त्वचा पर 2 प्रकार के रेशे होते हैं, जैसे कि दाढ़ी के रूखे बाल, त्वचा के निकट अवस्थित तंतुरूपी मुलायम बाल। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो भेड़ होती है, जैसे कि हमारे शरीर में क्या होते हैं, 2 प्रकार के बाल होते हैं, जैसे कि दाढ़ी के बाल होते हैं और त्वचा में जो बाल उगाते हैं। तो वही बताया गया है कि हमारी तरह भेड़ की जो है रोएदार त्वचा पर 2 प्रकार के रेशे होते हैं, जैसे कि दाढ़ी के रूखे बाल, त्वचा के निकट अवस्थित तंतुरूपी मुलायम बाल। तंतुरूपी बाल जो है ऊन बनाने के लिए रेशे प्रदान करते हैं। भेड़ों की कुछ नस्लों में केवल तंतुरूपी मुलायम बाल ही होते हैं। तंतुरूपी बाल जो होते हैं उसको क्या कहते हैं, कार्तित ऊन भी कहा जाता है। तो बात की जाए जो ऊन प्राप्त की जाती है, किस प्रकार के बालों से प्राप्त की जाती है, तो तंतुरूपी जो मुलायम बाल होते हैं उनसे जो है ऊन प्राप्त की जाती है। अब बात की जाए यहाँ पे बाजार में समान रूप से उपलब्ध ऊन जो होती है, भेड़ की ऊन होती है और याक की जो ऊन होती है वह तिब्बत और लद्दाख में प्रचलित है। क्योंकि जो याक होता है बहुत ठंडे प्रदेशों में पाया जाता है और उसके भी क्या होते हैं, बहुत बड़े बड़े बाल होते हैं। तो उनसे जो ऊन जो बनाई जाती है, याक से जो ऊन बनाई जाती है, तो वह तिब्बत और कहाँ पे फेमस, लद्दाख में फेमस है, वहाँ पे मतलब मिलती है। और जहाँ पे हमारे यहाँ जो आम यहाँ पे जैसे कि अपने यहाँ पे यूपी हो गया, जैसे कि बिहार हो गया, दिल्ली हो गया, तो इस जगह पे यहाँ पे जो सब जगह है, मतलब जहाँ पे जो ठंडा प्रदेश नहीं है, तो वहाँ पे जो ज़्यादातर ऊन प्राप्त की जाती है वो भेड़ों से प्राप्त की जाती है। अब यहाँ पे अगला पॉइंट बताया गया है, जैसे कि बकरी के बालों से भी ऊन प्राप्त की जाती है। अंगोरा ऊन को अंगोरा नस्ल की बकरियों से प्राप्त किया जाता है। जैसे कि अंगोरा ऊन की जो क्या होती है, अंगोरा ऊन है वह अंगोरा नस्ल की जो बकरियां होती हैं उनसे प्राप्त किया जाता है, जो जम्मू एवं कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती हैं। कश्मीरी बकरी की त्वचा के निकट मुलायम बाल फर होते हैं। इनसे बेहतरीन सालें बनाई जाती हैं, जिन्हें पश्मीना सालें भी कहते हैं। अब बात की जाए ऊँट के शरीर में बालों का उपयोग ऊन के रूप में किया जाता है, कि ऊँट के शरीर में जो भी बाल उगते हैं उनका क्या किया जाता है, उनका यूज भी ऊन के रूप में किया जाता है। दक्षिण अमेरिका में पाए जाने वाले लामा और अल्पेका से भी ऊन प्राप्त की जाती है। लामा और अल्पेका भी एक प्रकार के जानवर होते हैं, तो इनसे जो है ऊन प्राप्त की जाती है। कहाँ पे प्राप्त की जाती है, साउथ जो है अमेरिका वगैरह में जानवर पाए जाते हैं और उनके भी क्या होते हैं, बहुत बड़े बड़े बाल होते हैं, तो इनसे भी ऊन प्राप्त की जाती है।
अब यहाँ पे बताया गया रेशम के बारे में। रेशम के रेशे भी जानतव रेशे होते हैं। रेशम के कीट जो है रेशम के फाइबरों को बनाते हैं। रेशम के कीट क्या करते हैं? रेशम के फाइबरों को बनाते हैं। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीटों को पालना रेशम कीट या सेरीकल्चर कहलाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रेशम की जो खेती की जाती है तो उसे क्या कहते हैं? उसको सेरीकल्चर कहते हैं। जैसे कि मधुमक्खी पालन जो होता है, मधुमक्खी पालन जो होता है उसको क्या कहते हैं? उसको एपीकल्चर बोल दिया जाता है। एपीकल्चर बोल दिया जाता है। एपी कल्चर उसको बोल देते हैं। मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर बोलते हैं और जो रेशम की खेती करते हैं उसे बोलते हैं सेरीकल्चर। अब यहाँ पे बताया गया कि जो मादा रेशम जो है, मादा जो होती है रेशम कीट अंडे देती है। मादा रेशम कीट अंडे देती है जिनसे लार्वा निकलते हैं जो कैटरपिलर इल्ली या रेशम कीट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जो लार्वा निकलते हैं, जिनसे लार्वा निकलते हैं जो कैटरपिलर या फिर रेशम कीट कहलाते हैं। एक बार फिर से देख लियो यहाँ पे जो मादा कीट होती है, मतलब मादा रेशम कीट, जिनसे मतलब रेशम जो क्या होते हैं, जिनसे रेशम प्राप्त किए जाते हैं तो उन्हें मादा रेशम कीट बोल दिया गया है। और वो क्या करते हैं? अंडे देते हैं और अंडे जो होते हैं उनसे लार्वा निकलते हैं जो कैटरपिलर या रेशम कीट कहलाते हैं। उसके बाद फिर जो उनसे जो बच्चे पैदा होते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? कैटरपिलर या फिर रेशम कीट कहा जाता है। जब कैटरपिलर अपने जीवन चक्र की अगली अवस्था में प्रवेश करने के लिए तैयार हो जाता है तो यह प्यूमा या फिर कोशित कहलाता है। क्या होता है? जैसे कि अपने लोगों में जैसे कि मानव क्या होता है, जैसे कि शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, इस प्रकार की अवस्था बताई गई है कि जैसे कि इतने एज से इतने तक जब बच्चा रहेगा तो शैशवावस्था में रहेगा, उसके बाद इतनी एज से इतनी एज तक होगा तो बाल्यावस्था में होगा। तो इसी प्रकार क्या होता है, जब जो रेशम कीट होता है, कैटरपिलर जो होता है, तो उसका एक जब चक्रण पूरा हो जाता है तब उसे कहते हैं, अगला जो चक्र होता है उसको क्या कहते हैं? प्यूमा या फिर कोशित कहा जाता है। उसको फिर प्यूमा या फिर उसके बाद उसको कोशित कहा जाता है। अब बात की जाए यहाँ पे, जल्द ही कैटरपिलर स्वयं को पूरी तरह से रेशम के रेशों से ढक लेता है और प्यूमा बन जाता है। यह आवरण कोकून कहलाता है। क्या कहते हैं इसको? इस आवरण को कोकून कहलाता है। यह जो आवरण होता है इसे क्या कहते हैं? कोकून कहते हैं। रेशम के रेशों का उपयोग रेशम के वस्त्र बुनने के लिए किया जाता है। सबसे सामान्य रेशम कीट शहतूत रेशम कीट है। सबसे सामान्य रेशम कीट कौन सा है? शहतूत रेशम कीट है। इस कीट के कोकून से प्राप्त होने वाला रेशम फाइबर मृदु, चमकदार और लचीला होता है तथा इसे सुंदर रंगों में रंगा जा सकता है। तो बात की जाए कि जो सबसे ज़्यादा रेशम जो प्राप्त किया जाता है तो रेशम की खेती कहाँ की जाती है? शहतूत के पेड़ों में की जाती है। कहाँ पे? शहतूत के पेड़ों में जो है रेशम कीटों को पाला जाता है और उन्हीं से जो है रेशम निकाला जाता है। अब बात की जाए यहाँ पे कोकून से रेशम तक, मतलब कोकून से जो रेशम कैसे प्राप्त होता है इस पूरी प्रक्रिया के बारे में बात की जाए। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीटों को पहले पाला जाता है। उनके कोकूनों को एकत्रित करके रेशम के फाइबर प्राप्त किए जाते हैं। कोई मादा रेशम कीट एक बार में सैकड़ों अंडे देती है। रेशम फाइबर प्राप्त करने के लिए कोकूनों की बड़ी ढेरी का उपयोग किया जाता है। रेशम के उपयोग के लिए कोकून में से रेशम निकालने के पश्चात उनसे धागे बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? रेशम की रीलिंग कहते हैं। जब उसके बाद उनसे रेशम निकाल दिया जाता है कोकूनों से और उसके बाद जो धागे बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? उस प्रक्रिया को कहते हैं रीलिंग। क्या कहते हैं इसको? रीलिंग कहा जाता है। अब यहाँ पे बात की जाए पृथक्करण की विधियों के बारे में। तो जैसे थ्रेसिंग क्या होता है? सूखे पौधों की डंडियों से अन्न कणों अथवा अनाज को पृथक करने के प्रक्रम को थ्रेसिंग कहते हैं। थ्रेसिंग के बारे में तो सब लोग जानते हो। थ्रेसर जानते हैं सब लोग कि नहीं? जो ट्रैक्टर में थ्रेसर लगाया जाता है, जो शहरों के लोग होते हैं वो नहीं जानते होंगे, लेकिन गांव वाले लोग जानते होंगे। जो थ्रेसर होता है तो उसमें क्या होता है? समूचा जो है पेड़ पूरा डाल दिया जाता है तो उसमें से भूसा भूसा अलग हो जाता है और गेहूँ निकल आता है। तो इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसी प्रक्रिया को जो है थ्रेसिंग कहा जाता है। इस प्रक्रिया में डंडियों को पीट कर अन्न कणों को पृथक किया जाता है। कभी कभी थ्रेसिंग का कार्य बैलों की सहायता से किया जाता है। अत्यधिक मात्रा में अन्न कणों को डंडियों से पृथक करने के लिए
थ्रेसिंग मशीनों का उपयोग किया जाता है। और जब क्या थ्रेसर वगैरह का जब निर्माण नहीं हुआ था, जब इतनी ज़्यादा खोज नहीं हुई थी, तो क्या किया जाता था, वो जब पूरी फसल होती थी उसको बिछा दिया जाता था, धूप दिखाई जाती थी, फिर उसके ऊपर किया जाता है, बैलों से उनको कुटवाया जाता था। बैलों के जो खुर होते थे, तो बैलों के खुर से क्या किया जाता है, उनको कड़वाया जाता था और फिर उससे भूसा अलग किया जाता था और दाने को अलग कर लिया जाता था। तो यही प्रक्रिया क्या कहलाती थी, थ्रेसिंग कहलाती थी। अब बात की जाए निष्पावन क्या होता है, तो निष्पावन का उपयोग पवनों अथवा वायु के झोंकों द्वारा मिश्रण से भारी तथा हल्के अवयवों को पृथक करने में किया जाता है। इस प्रकार पृथक करने की विधि निष्पावन कहलाती है। निष्पावन का मतलब होता है एक प्रकार से ओसाना, जैसे कि लाही वगैरह होती है या फिर जो कचड़ा वगैरह होता है, जैसे कि कोई फसल आई घर में, ठीक है, तो जब उसको थ्रेसिंग करने के बाद फसल लाई जाती है तो उसमें क्या होता है, कुछ कचड़ा वगैरह होता है, तो उसको हवा दिखाकर फिर क्या किया जाता है, उसको ओसाया जाता है, ऊपर से गिराया जाता है। जो अनाज गिराया जाता है तो उसमें कचड़ा कचड़ा बाहर हो जाता है और अनाज जो है सेब बच जाता है, तो क्या हो जाता है, सफाई उसकी हो जाती है। तो एक प्रकार से उसी विधि को क्या कहते हैं, निष्पावन कहते हैं। अब बात की जाए यहाँ पे अवसादन, निस्तारण तथा निस्पंदन की। मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयवों के नीचे तली में बैठ जाने के प्रक्रम को अवसादन कहते हैं। अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उड़ेलने की क्रिया को निस्तारण कहते हैं। जब चाय को एक छन्नी में डालते हैं, चाय की सारी पत्तियां छन्नी में रह जाती हैं और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, निस्पंदन या फिर फिल्टर करना कहते हैं इसको, या फिर निस्पंदन या फिर फिल्टर करना या फिर इसको ही छानना कहते हैं। यही सिद्धांत ऐसे द्रवों के मिश्रण को पृथक करने में भी उपयोग में लाया जाता है जो आपस में मिश्रित नहीं होते। उदाहरण के लिए तेल तथा जल को उनके मिश्रण से इसी विधि द्वारा पृथक किया जाता है। अब देखो यहाँ पे एग्जाम्पल से समझो, जैसे कि क्या होता है, जैसे कि एक गिलास है, ठीक है, गिलास है ये, और जैसे कि नल वगैरह से पानी निकाला जाता है तो उसमें क्या होता है, कुछ बालू वगैरह के कण भी आ जाते हैं। जब उसको थोड़ी देर के लिए रखा जाता है तो उसमें फिर बालू के कण जो होते हैं नीचे आ जाते हैं, नीचे जमा हो जाते हैं। क्या होते हैं, जो भारी कण होते हैं वो नीचे जमा हो जाते हैं। तो इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इसी प्रक्रिया को अवसादन कहा जाता है। अब ये जो अवसादित मिश्रण हो गया, इसको बिना हिलाए मिट्टी सहित उड़ेलने की प्रक्रिया को निस्तारण कहते हैं। जैसे कि क्या किया गया, मिट्टी सहित उसको उड़ेल दिया गया, फिर यही प्रक्रिया क्या कहलाएगी, निस्तारण कहलाएगी। अब निस्पंदन तो आप लोग जान ही सके, फिल्टर करना इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, ठीक है। तो ये सारी हमारी विधियाँ हो गई, अवसादन, निस्तारण और निस्पंदन। अब बात की जाए यहाँ पे कि वाष्पन क्या होता है। जल को उसके वाष्प में परिवर्तन करने की प्रक्रिया वाष्पन कहलाती है। तो जल जो होता है तो उसको काफ़ी देर तक उबाला जाता है तो वो वाष्प बनकर ऊपर उड़ जाता है, ठीक है। तो उसी को क्या कहते हैं, उसी प्रक्रिया को कहते हैं वाष्पन। वाष्पन की प्रक्रिया निरंतर होती रहती है। अब जैसे कि तालाब वगैरह जो है तो उसमें से क्या होता है, वाष्पन की प्रक्रिया होती रहती है, निरंतर जो है जल जो होता है वाष्पित होकर ऊपर उड़ता रहता है, ठीक है। तो ये होती है हमारी वाष्पन की प्रक्रिया। अब बात की जाए जैसे कि समुद्र के जल में अत्यधिक मात्रा में लवण मिश्रित होते हैं। इन्हीं लवणों में से एक लवण साधारण नमक होता है जिसको सोडियम क्लोराइड भी कहते हैं, जिसका फार्मूला होता है NaCl होता है जिसका फार्मूला। अब बात की जाए यहाँ पे बताया गया है, सूर्य के प्रकाश से जल गर्म होकर वाष्पन द्वारा धीरे धीरे वाष्प में बदलने लगता है। कुछ समय बाद सारा जल वाष्पित हो जाता है तथा ठोस लवण जो है नीचे बच जाते हैं। इन लवणों के मिश्रण का शोधन करके साधारण नमक प्राप्त किया जाता है। तो बात की जाए कि जो है लवण प्राप्त किया जाता है तो कौन सी विधि के द्वारा प्राप्त किया जाता है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगी कि वाष्पन की विधि के द्वारा। अब जैसे कि तालाब वगैरह होते हैं उनमें कंटिन्यू तो पानी आ नहीं रहा है, तो जितना पानी होता है तो सूर्य का जब प्रकाश उसमें पड़ता है तो जब जो जल होता है वो क्या होता है, गर्म होता है, और गर्म होकर क्या होता है, वाष्प में उड़ने लगता है, तो धीरे धीरे क्या होता है, पानी वहाँ सूख जाता है। और समुद्र में क्या होता है, समुद्र का पानी इसलिए नहीं सूखता क्योंकि समुद्र में क्या स्रोत है, परमानेंट जो है पानी आ रहा है, नदियों का पानी आ रहा है, लगातार क्या है, लगातार उसमें से पानी आता रहता है। अब बात की जाए, जब भाप बर्फ से ठंडी की गई प्लेट के संपर्क में आती है तो संघनित होकर द्रव जल बना जाती है। प्लेट के नीचे से बूंद बूंद होकर नीचे गिरने लगने वाला यह जल संघनन द्वारा भाप बन जाता है। जल व वाष्प से उसी द्रव अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को संघनन कहा जाता है। अब देखो यहाँ पे फिर देखते हैं एक बार, जब भाप जैसे कि है, जब भाप बर्फ से ठंडी की गई प्लेट के संपर्क में आती है, जो भाप होती है बर्फ से ठंडी की गई जो प्लेट होती है उसके संपर्क में आती है तो वह संघनित होकर
द्रव जल बन जाती है। क्या करती है? वह संगलित होकर द्रव जल बन जाती है। कौन द्रव जल बन जाता है? भाप जो होती है, जो ठंडी प्लेट के संपर्क में आती है तो क्या करती है? वह द्रव जल बन जाती है। प्लेट के नीचे बूंद बूंद होकर नीचे गिरने वाला यह जल संघनन द्वारा भाप बना है। किसके द्वारा भाप बना है? संघनन द्वारा भाप बना है। जल वाष्प से उसकी द्रव अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। तो जल वाष्प जो होता है, जो भाप जैसे कि है, तो उसके द्वारा जो परिवर्तित हुआ, क्या हुआ? वो फिर से मतलब क्या बन गया? फिर से जल बन गया। तो वही जो वाष्प थी वो जो जल बन गई, तो इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संघनन कहते हैं। जैसे क्या था? जो वाष्प था, अब इसको जब संपर्क में लाएगा ठंडी प्लेट में, ठंडी प्लेट के संपर्क में लाया जाता है तो क्या होती है? या फिर से क्या बन जाती है? जल बन जाती है। जो वाष्प होती है क्या बन जाती है? जल बन जाती है। तो इसे क्या कहते हैं? इसी प्रक्रिया को संघनन कहा जाता है। अब बात की जाए जल की। पृथ्वी का 2/3 भाग जल से घिरा हुआ है और इस जल का अधिकांश भाग समुद्रों और महासागरों में है। समुद्रों और महासागरों के जल में बहुत से लवण घुले होते हैं जिससे जल खारा होता है, इसलिए पीने के लिए अनुपयुक्त है तथा कृषि तथा उद्योगों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए उचित नहीं है। क्यों? किस वजह से? क्योंकि इसमें से जो है नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। अगर इसका यूज किया जाएगा खेती में तो क्या कर देगा? वो खेती को भी जो लवणी कर देगा और खेती की जो है जो उपजाऊ शक्ति है वो भी खत्म हो जाएगी। तो इसका यूज ना ही पानी पीने में किया जाता है और ना ही इसका यूज खेती करने में किया जाता है। अब यहाँ पे अगली हेडिंग है जो हमारी है, पौधों द्वारा जल की क्षति। मतलब पौधों के द्वारा जो है जल की क्षति कैसे होती है? पौधे भी क्या करते हैं? वाष्पोत्सर्जन करते हैं। जिनमें जो पत्तियाँ होती हैं वो भी तो वाष्पोत्सर्जन करती हैं। जाइलम के माध्यम से उनमें क्या होता है? पहले पृथ्वी से उनमें जल पहुँचता है पूरे पौधे में, फिर क्या करती है? वो प्रकाश संश्लेषण करती हैं। अब देखो यहाँ पे बताया गया है कि जो है पौधे के द्वारा कैसे जल क्षति होती है। एक किलोग्राम गेहूँ देने वाले गेहूँ के पौधे से वाष्पोत्सर्जन द्वारा कितने जल की क्षति होती है, उसे पता लगाया कि यह क्षति लगभग 500 लीटर है, जो कि अनुमानतः बड़े आकार की 25 बाल्टियों में भरे जल के बराबर है। अब देखो जो गेहूं के पौधे होते हैं, जो गेहूं के पौधे हैं, तो अगर वो पौधा 1 किलोग्राम गेहूं दे रहा है तो कम से कम 500 लीटर जल की क्या कर रहा है? जल को जो है वाष्पोत्सर्जन कर रहा है। तभी तो जल की कमी हो जाती है। जैसे कि फसल वगैरह में पानी क्यों लगाया जाता है? क्योंकि उससे इतनी ज़्यादा वाष्पित होती है। पानी लगाओ, पूरा खेत को भर दो, फिर कुछ दिन बाद 10 दिन बाद क्या होगा? फिर पूरी ज़मीन सूख जाती है, क्योंकि इतनी ज़्यादा मात्रा में उससे वाष्पोत्सर्जन होता है कि बहुत जल्दी जो है नमी उसकी ख़त्म हो जाती है ज़मीन की और वो सूखी पड़ जाती है। तो अगर कोई जो है गेहूँ देने वाला पौधा है, 1 किलोग्राम अगर गेहूँ दे रहा है तो 25 बाल्टी जो है भरे जल के बराबर उसका वाष्पोत्सर्जन कर रहा है। मतलब 25 बाल्टी जो है जल उसमें से यूज कर रहा है 1 किलोग्राम गेहूँ देने के लिए। अब बात की जाए यहाँ पे बादल के बारे में। गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें कहाँ से आती हैं? बर्फयुक्त जल से भरे गिलास की बाहरी सतह बाहर की हवा को ठंडा कर देती है और जल वाष्प गिलास की सतह पर संघनित हो जाती है। अभी हम लोगों ने संघनन के बारे में पढ़ा था। अब देखो यहाँ पे बताया गया है कि जैसे कि जो गिलास वगैरह होता है तो उसमें जैसे कि ठंडा पानी डालो तो क्या होता है? उसके बाहर ही पूरी बूंदें दिखाई देने लगती हैं कि बाहर भी जैसे मतलब उसके क्या है, पानी उसमें से छींटे मारे गए हों। तो वही इसमें बताया गया है, गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें कहाँ से आती हैं? तो बात की जाए, बर्फयुक्त जल से भरे गिलास की बाहरी सतह बाहर की हवा को ठंडा कर देती है और जल वाष्प गिलास की सतह पर संघनित होकर जम जाती है। मतलब जो है क्या, जो है वही जो जल वाष्प होती है वही क्या बन जाती है? संघनित होकर जल की बूंदें बन जाती है। अभी हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा था कि जो ठंडी प्लेट होती है, बर्फ़ की द्वारा जो ठंडी प्लेट की गई होती है, तो भाप को जब उसके संपर्क में लाया जाता है तो क्या होती है? संघनित होकर जल बन जाती है। तो यही इसमें बताया गया है कि जो गिलास होता है तो गिलास में क्या, जब बर्फ़युक्त जल डाला गया तो बहुत ठंडा होता है और जो बाहर उसकी जो वायु होती है, तो बाहर जो वायु होती है तो उससे जब संपर्क होता है उसका, तो जल वाष्प का जो संपर्क होता है तो इस संघनित होकर तो वही बूंदें क्या होती हैं? उसके गिलास के बाहर दिखाई देने लगती हैं। अब यहाँ पे बताया गया है, जल को पृथ्वी पृष्ठ पर पुनः वापस लाने में संघनन प्रक्रम की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। जैसे कि जल होता है वाष्पित होकर तो क्या होता है? वायुमंडल में चला गया। अब उसको वापस लाना है तो इसके लिए क्या करना होता है? तो इसके लिए जो है संघनन प्रक्रिया काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब बताया गया यहाँ पर जैसे कि छोटी छोटी जल की बूंदों, जिन्हें जल कणिका कहते हैं, में परिवर्तित हो जाता है। ये छोटी जल कणिकाएँ जो वायु में तैरती रहती हैं,
हमें बादलों के रूप में दिखाई देती हैं। अब यहाँ पे बताया गया कि संघनन की प्रक्रिया के द्वारा तो छोटी छोटी जल की बूंदें होती हैं जिनको जल कणिका कहते हैं। अब देखो यहाँ पे बताया गया है छोटी छोटी जल की बूंदें जिन्हें जल कणिका कहते हैं में परिवर्तित हो जाता है। जल जो होता है क्या, छोटी छोटी जल की बूंदें जो होती हैं जिनको जल कणिका कहते हैं तो जल कणिका के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ये छोटी जल कणिकाएं जो वायु में तैरती रहती हैं हमें बादलों के रूप में दिखाई देती हैं। तो ये जो छोटी छोटी जल कणिकाएं होती हैं तो किसके रूप में दिखाई देती हैं, हमें बादलों के रूप में दिखाई देने लगती हैं। इस प्रकार बनी हुई बहुत सी जल कणिकाएं आपस में मिलकर एक बड़े आमाप की जल की बूंदें बनाती हैं। इनमें से कुछ जल की बूंदें इतनी भारी हो जाती हैं कि वे नीचे की ओर गिरने लगती हैं। इन गिरती हुई बूंदों को ही हम क्या कहते हैं, वर्षा कहते हैं। और विशेष परिस्थितियों में यह ओले या हिम के रूप में भी गिर सकती हैं। तो फिर से एक बार हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि जैसे कि क्या होता है, जब जो वाष्प जो है संघनित होकर मतलब वाष्पित होकर क्या पहुँचता है, वायुमंडल में पहुँचता है। तो जो जल की छोटी छोटी बूंदें होती हैं जिनको जल कणिका कहते हैं तो इसमें परिवर्तित हो जाता है। वही जो वाष्प होती है किसमें परिवर्तित हो जाती है, जल कणिका में परिवर्तित हो जाती है। ये छोटी जल कणिकाएँ वायु में तैरती रहती हैं और हमें बादलों के रूप में दिखाई देती हैं। किसके रूप में दिखाई देती हैं, जल कणिकाएँ जो है बादलों के रूप में दिखाई देती हैं। इस प्रकार बनी हुई बहुत सी जल कणिकाएँ आपस में मिलकर एक बड़े आमाप जल की जो है बूंदें बनाती हैं। इनमें से कुछ जल की बूंदें इतनी भारी हो जाती हैं कि वे नीचे की ओर गिरने लगती हैं और इन गिरती हुई बूंदों की हम वर्षा कहते हैं। जो वो बूंदें गिरने लगती हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें ही वर्षा कहते हैं। और विशेष परिस्थितियों में यह ओले या हिम के रूप में भी गिर सकती हैं। विशेष परिस्थितियों में क्या होता है, ओले और हिम के रूप में भी यह गिर सकती हैं। इस प्रकार जो है वाष्पन तथा वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल वायु में चला जाता है, बादल बनते हैं और वर्षा, ओले तथा हिम के रूप में जल पुनः धरती पर आ जाता है। तो क्या बताएगा यहाँ पे, देखो इस प्रकार वाष्पन तथा वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल वायु में चला जाता है। जल किस में चला जाता है, वायु में चला जाता है, बादल बनते हैं और वर्षा, ओले तथा हिम के रूप में जल जो है फिर से पुनः धरती में आ जाता है। तो यही प्रक्रिया क्या बार बार चलती रहती है। अब बात की गई यहाँ पे भारी वर्षा के बारे में। भारी वर्षा से नदियों, झीलों तथा तालाबों का जल स्तर बढ़ सकता है। ऐसा होने पर जल एक बड़े क्षेत्र में फैलकर बाढ़ का कारण बन सकता है। यह खेतों, वनों, गांवों और शहरों को जलमग्न कर सकता है। तो भारी वर्षा से क्या होता है, सभी लोग देखे भी होंगे गांव वगैरह में कि जब चारों तरफ जल भर जाता है तो क्या होती है, बाढ़ की समस्या आ जाती है। वर्षा का जल भी झीलों तथा तालाबों को भर देता है। वर्षा के जल का कुछ भाग भूमि द्वारा सोख लिया जाता है और मृदा में विलुप्त हुआ प्रतीत होता है और इस जल का कुछ भाग जो है वाष्पन होकर फिर वायुमंडल में जो है चला जाता है। अब देखो वही यहाँ पे बताया गया कि वाष्पोत्सर्जन द्वारा वापस वायु में चला जाता है। शेष जल धीरे धीरे भूमि के नीचे रिसता रहता है। इस जल का अधिकांश भाग हमें भौम जल के रूप में उपलब्ध हो जाता है। कुओं का भरण भौम जल से ही होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो कुओं का भरण होता है इनमें जल जो कहाँ से आता है, तो इनका जो है भरण होता है भौम जल से। किससे, भौम जल से। और भौम जल क्या होता है, जैसे कि तालाबों वगैरह में पूरा जल वाष्पित नहीं होता, कुछ जल जो होता है नीचे रिसता रहता है, कुछ जल नीचे की ओर जाता रहता है और कुछ वाष्पित होकर वायुमंडल में चला जाता है। तो वही जल जो नीचे क्या होता है, रिसता रहता है, तो उसी जल के कारण हमें क्या होता है, कुओं का भरण होता है जिसको भौम जल कहते हैं। अब बात की जाए यहाँ पे कि वर्षा के जल का संग्रहण कैसे किया जाता है। वर्षा के जल को एकत्र करना और उसका भंडारण करके बाद में प्रयोग करना जल की उपलब्धता में वृद्धि करने का एक उपाय है। इस उपाय द्वारा वर्षा का जल एकत्र करने को वर्षा जल संग्रहण कहते हैं। वर्षा जल संग्रहण मूल मंत्र यह है कि जल जहाँ गिरे वहीं एकत्र कीजिए। तो इसके लिए क्या किया जाता है, टैंक वगैरह भी बनाए जाते हैं कि जैसे कि बारिश हो रही है और बारिश होकर जैसे गांव वगैरह का पानी क्या होता है पूरा चला जाता है नालों वगैरह नदियों में चला जाता है और फिर समुद्र में चला जाता है। तो इसका कुछ तात्पर्य नहीं होता है। तो इस वगैरह को क्या करना होता है, तो यहाँ पे कुछ डैम वगैरह बना दिए जाते हैं, गड्ढे वगैरह बना दिए जाते हैं और वो जल क्या होता है, कुछ तो वाष्पित हो जाता है और कुछ क्या जो है रिश्ता हुआ पहुँच जाता है ज़मीन के अंदर। अब यहाँ पे बताया गया कि वायु के बारे में। वायु का कोई रंग नहीं होता है, हम इसके आर पार देख सकते हैं
और यह पारदर्शी होती है। तनाव वायु का कोई रंग होता है और मतलब इसके आर पार देखा जा सकता है, और ये पारदर्शी होती है। पारदर्शी का मतलब यही होता है जिसके आर पार देखा जा सकता है, और अपारदर्शी का मतलब ये होता है कि जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता। हमारी पृथ्वी वायु की एक पतली परत से घिरी हुई है। इस परत का विस्तार पृथ्वी की सतह से कई किलोमीटर ऊपर तक होता है तथा इसे वायुमंडल कहते हैं। जैसे जैसे हम वायुमंडल में पृथ्वी के तल से ऊपर की ओर जाते हैं, वायु विरल हो जाती है और पर्वतारोही ऊंचे पर्वतों पर चढ़ते समय ऑक्सीजन का सिलेंडर अपने साथ ले जाते हैं। इस वजह से ले जाते हैं, जितना ही ऊपर आप जाओगे तो उसका मतलब ये नहीं कि वायु क्या है बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलेगी। जितना ही ऊपर आप लोग जाओगे तो वायु की मात्रा वहाँ पे क्या होती है, कम होती जाती है। वायु क्या होती है, विरल होती जाती है। विरल का मतलब यही होता है कि कम होती जाती है। और सघन का मतलब क्या होता है, सघन विरल माध्यम सघन माध्यम आप लोगों को पढ़ा होगा फिजिक्स में। तो विरल माध्यम का मतलब होता है कम होती जाती है और सघन माध्यम का मतलब ज़्यादा होती जाती है। तो वायु की कमी के कारण जो है ऑक्सीजन की भी कमी हो जाती है वहाँ पे। तो पर्वतारोही जो होते हैं ऊंचे पर्वतों पर चढ़ते समय ऑक्सीजन का सिलेंडर इसी वजह से अपने साथ लेकर जाते हैं। अब बात की जाए वायु बनी किससे है, तो वायु अनेक गैसों का मिश्रण होती है। वायु में अनेक गैसें होती है, जैसे कि नाइट्रोजन 78% होती है, नाइट्रोजन 78 हो गई। ऑक्सीजन जैसे 21% हो गई। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गई 0.003% हो गई। ठीक है, तो इस प्रकार कई गैसों का जो मिश्रण होता है वायु में। अब बात की जाए जल वाष्प की। जब वायु किसी ठंडे पृष्ठ के संपर्क में आती है, इसमें उपस्थित जल वाष्प ठंडी होकर संघनित हो जाती है तथा जल की बूंदें पृष्ठों पर दिखाई देती हैं। प्रकृति में जल चक्र के लिए वायु में जल वाष्प का उपस्थित होना अनिवार्य है। तो जल वाष्प किसे कहते हैं, अभी हम लोगों ने जैसे कि जो प्रक्रिया पढ़ी थी संघनन की, तो संघनन की प्रक्रिया में हम लोग पढ़ी थी कि जो ठंडे पृष्ठ के संपर्क में जब वायु आती है तो क्या होती है, संपर्क में आती है, इसमें उपस्थित जल वाष्प ठंडी होकर संघनित हो जाती है और जल की बूंदें जो है पृष्ठ पर दिखाई देने लगती हैं। तो वही होती है जल वाष्प हमारी। अब बात की जाए यहाँ पे ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन के बारे में बताया गया है, गिलास से ढकी मोमबत्ती इसलिए बुझ जाती है क्योंकि वायु का वह घटक जो मोमबत्ती के जलने में सहायक है वह सीमित है और मोमबत्ती जलने से कुछ देर बाद समाप्त हो जाती है, जबकि दूसरी मोमबत्ती को लगातार वायु मिलती रहती है। वायु का वह घटक जो जलने में सहायक है वह ऑक्सीजन कहलाता है। और अगर पेपर में क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि मोमबत्ती जलने में क्या मतलब ज़रूरी है, वायु जरूरी है या फिर ऑक्सीजन जरूरी है, तो इसका आंसर होगा वायु। क्योंकि जो ऑक्सीजन कोई फिल्टर करके थोड़ी ना वहाँ तक पहुँचती है कि फिल्टर करके केवल ऑक्सीजन पहुँच जाती है। तो वायु का पूरा मिश्रण पहुँचता है वहाँ पे, उसमें से ऑक्सीजन होती है, तो जिसकी वजह से क्या चीज़ें जलती रहती हैं। जैसे कि आप लोग खाना खाते हैं, उसमें से क्या होता है, जो ज़रूरत होता है आपको वो चीज़ें क्या कर लेता है, शरीर अवशोषित कर लेता है, बाकी चीज़ क्या कर देता है, बाहर कर देता है। तो इसी प्रकार जलने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तो ऑक्सीजन का यूज कर लिया जाता है और बाकी गैसों को यूज नहीं किया जाता है। तो जलने में किसकी ज़रूरत होती है, किसी भी चीज़ को जलने में ज़रूरत होती है वायु की, ना कि ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है लेकिन उसमें से जो मेन चीज़ होता है वो होती है वायु, क्योंकि वायु में ही ऑक्सीजन होता है, ना कि फिल्टर करके ऑक्सीजन पहुँचती जो है जलने वाली चीज़ों तक। अब बात की जाए यहाँ पर नाइट्रोजन की। वायु का एक बड़ा भाग जो मोमबत्ती जलने में उपयोग नहीं हुआ नाइट्रोजन कहलाता है। कार्बन डाइऑक्साइड। एक बंद कमरे में जब कोई पदार्थ जल रहा होता है तो शायद आपने घुटन महसूस की होगी। यह घुटन कमरे में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक मात्रा एकत्र होने के कारण हुई है और लगातार किसी वस्तु के जलने के कारण हमारे चारों ओर वायु का एक छोटा अवयव कार्बन डाइऑक्साइड होता है और ये सलाह दी जाती है कि फसलों के अवशेष, सूखी पत्तियों को नहीं जलाना चाहिए क्योंकि इसमें क्या होती है, वायु प्रदूषित होती है। अब ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया कार्बन डाइऑक्साइड वाला कि जो कमरों में जो किसी चीज़ जलाने पे जो है घुटन वगैरह महसूस होती है, तो उसमें से कौन सी गैस की वजह से घुटन महसूस होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। अब बात की जाए यहाँ पे धूल तथा धुआं के बारे में। ईंधन तथा पदार्थों के जलने से धुआं भी उत्पन्न होता है। धुएं में कुछ ऐसे गैसें सूक्ष्म धूल कण होते हैं जो प्रायः हानिकारक होते हैं। इस कारण आप कारखानों में लंबी चिमनियाँ देखते हैं। चिमनियाँ क्या करती हैं, जो धुएं होता है, जो उससे जो धुआं निकलता है, ईंधन वगैरह जो होता है उससे धुआं निकलता है जलाने में, तो क्या होता है इसी वजह से उसको बहुत ऊपर बनाई जाती है कि सीधा वायुमंडल में चला जाए और यहाँ पे क्या है आम जनमानस को उससे नुकसान न पहुँचे। अब देखो यहाँ पे बताया गया ये चिमनियाँ हानिकारक धुएं तथा
गैसों को हमारी नाक से तो दूर ले जाती हैं, लेकिन आकाश में उड़ते हुए पक्षियों के बिल्कुल नज़दीक ले जाती हैं। तो पक्षियों को क्या होता है, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। और आज के आप टाइम में देख ही रहे हो कि कितना जो है पक्षियों वगैरह जो है विलुप्त होते जा रहे हैं। मानव से तो क्या होती है, मतलब मनुष्य से तो दूर चली गई, लेकिन पक्षियों क्या होता है, बहुत ज़्यादा उनसे नुकसान होता है। अब बात की जाए कि वायु में धूल के कण सदैव उपस्थित रहते हैं। जब हम नाक से सांस लेते हैं तो हम वायु अंदर लेते हैं। धूल के कणों को श्वसन तंत्र में जाने से रोकने के लिए हमारी नाक में छोटे छोटे बाल तथा श्लेष्मा उपस्थित होते हैं। तो श्लेष्मा क्या होता है, एक चिपचिपा पदार्थ होता है, जिससे क्या होते हैं वो धूल कण कण वगैरह जो होते हैं उसी में चिपक जाते हैं और फिर गंदगी के माध्यम से बाहर निकाल दिए जाते हैं। अब बात की जाए यहाँ पे कचरे का निपटान के बारे में, हम लोग पढ़ेंगे अब इसमें से कचरे का जो है निपटान के बारे में। अब देखो यहाँ पे बताया गया है, सफाई कर्मचारी कूड़ा एकत्र करके ट्रकों द्वारा निचले खुले क्षेत्रों में जहाँ गहरे गड्ढे गर्त होते हैं ले जाते हैं, और इन खुले क्षेत्रों को भराव क्षेत्र कहते हैं। इन खुले क्षेत्रों को क्या कहते हैं, भराव क्षेत्र कहते हैं। वहाँ कचरे के उस भाग को जिसका पुनः उपयोग किया जा सकता है, उसी रूप में उपयोग न किए जा सकने वाले कचरों से पृथक किया जाता है। इस प्रकार अनुपयोगी अवयव को पृथक कर लेते हैं और फिर इसे भराव क्षेत्र में फैलाकर मिट्टी की परत से ढक देते हैं। जब यह भराव क्षेत्र पूरी तरह से भर जाता है तब प्रायः इस पर पार्क अथवा खेल का मैदान बना देते हैं। लगभग ले 20 वर्षों तक इस पर कोई भवन निर्माण नहीं किया जाता। फिर से एक बार देखो, हम लोग समझते हैं कि कचरे का निपटान जो कैसे किया जाता है। तो कचरे का निपटान जैसे कि जो सफाई कर्मचारी कूड़ा एकत्र करके ट्रकों द्वारा निचले खुले क्षेत्रों में ले जाते हैं, जहाँ पे क्या है गहरे गड्ढे वगैरह बनाए जाते हैं, क्या करने के लिए, वही मतलब इकट्ठा करने के लिए, कचरे को इकट्ठा करने के लिए। और इन खुले क्षेत्रों को भराव क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, भराव क्षेत्र कहते हैं। वह कचरे के उस भाग को जिसका पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता, उसी रूप में उपयोग न किए जा सकने वाले कचरे से पृथक किया जाता है। तो वहाँ पे क्या किया जाता है कि जैसे कुछ चीज़ें होती हैं उनका जैसे कि रिसाइकिल कर दिया जाता है कुछ कचरे का, और कुछ कचरा जो होता है उसको रिसाइकिल नहीं किया जा सकता, वो मतलब बेकार होता है, उसको कुछ भी दोबारा मतलब पुनर्निर्माण नहीं किया जा सकता। तो उस कचरे को जो पृथक कर लिया जाता है। फिर इस प्रकार का होता है, अनुपयोगी अवयव को पृथक कर लेते हैं और फिर से भराव क्षेत्र में फैलाकर मिट्टी की परत से ढक देते हैं। मतलब जो यूज किया जाने वाला कचरा नहीं है तो उसको क्या करते हैं, उसी गड्ढे में डाल देते हैं, पूरा ढक दिया जाता है उसको फिर मिट्टी की परत से। और फिर उसका होता है पूरी तरह से ढकने के बाद यहाँ पे पार्क अथवा खेल का मैदान बना दिया जाता है। और लगभग 20 वर्षों तक यहाँ पर कोई भी भवन निर्माण नहीं किया जाता। इस वजह से भवन निर्माण यहाँ पे नहीं करने दिया जाता कि जब तक वो मतलब जो कचरा है पूरा गल ना जाए तब तक वहाँ पे कोई भी क्रिएटिविटी नहीं करने दी जाती है। वहाँ पे बस ऊपरी ऊपरी क्या खेल के मैदान वगैरह पार्क वगैरह बना दिए जाते हैं। तो ये होता है हमारे कचरे का निपटान, इस प्रकार किया जाता है। उसके बाद बात की जाए वर्मी कंपोस्टिंग की। वर्मी कंपोस्टिंग क्या होता है, कचरे की कुछ चीज़ें विगलित होती हैं जिससे खाद बनती है, जिनका प्रयोग पौधों के लिए किया जाता है। कुछ पदार्थों के विगलित और खाद में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को कंपोस्टिंग कहते हैं। कंपोस्टिंग किसे कहते हैं, कुछ पदार्थों के विगलित और खाद में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को कंपोस्टिंग कहा जाता है। अब बात की जाए जैसे कि केचुए किसानों के मित्र कहे जाते हैं। केचुओं को एक प्रजाति लाल केचुआ कंपोस्टिंग में कैसे उपयोगी होता है। लाल केचुए की सहायता से कंपोस्ट बनाने की इस विधि को वर्मी कंपोस्टिंग अथवा कृमि कंपोस्टिंग कहते हैं। और कई बार तो ये पूछ लिया जाता है कि खाद बनाना कैसे बनाया जाता है। तो एक बार हम लोग इस प्रक्रिया को देखते हैं। जैसे कि खाद जो बनाया जाता है तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले रेत की परत डाल दी जाती है। ठीक है, रेत की परत डाल दी जाती है। फिर उसके ऊपर क्या होता है, कचड़ा जो होता है डाल दिया जाता है, उसके ऊपर कचड़ा डाला जाएगा। ठीक है, उसके ऊपर कचड़ा डाला जाएगा। फिर उसके ऊपर जो केचुए दिखाई दे जा रहे हैं तो केचुए उसके ऊपर डाल दिए जाते हैं। तो क्या करते हैं, उस कचड़े को पोला कर देते हैं और फिर उसके ऊपर जो है टाट की पट्टी वगैरह से उसको ढक दिया जाता है। तो ये प्रक्रिया होती है खाद बनाने की। पेपर में पूछा भी गया है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ पॉइंट बताए गए लाल केचुए के बारे में। लाल केचुए के दांत नहीं होते, इनमें एक विशेष संरचना होती है जिसे गिजर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसको गिजर्ड कहते हैं, जो भोजन को पीसने में इनकी सहायता करता है। लाल कृमि एक दिन में अपने शरीर के भार के बराबर आहार खा सकता है। लाल केचुए बहुत गर्म अथवा ठंडे वातावरण में जीवित नहीं रह सकते, उनको मतलब सामान्य वातावरण चाहिए। और अगर कोई केचुआ जैसे कि 50 ग्राम का है तो 50 ग्राम ही उसको भोजन मतलब चाहिए बस। अब बात की जाए मौसम के बारे में, हम लोग पढ़ेंगे मौसम के बारे में। अब बात की जाए यहाँ पे मौसम के बारे में, किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता
वर्षा, वायु वेग। आज के संदर्भ में वायुमंडल की प्रतिदिन की परिस्थिति उस स्थान का मौसम कहलाती है। मौसम किसे कहते हैं? जो तापमान होता है, आर्द्रता, वर्षा, वायु वेग। आज के संदर्भ में वायुमंडल की परिस्थिति जो होती है तो उस स्थान का क्या कहलाती है? मौसम कहलाती है। जैसे कि बताया गया यहाँ पे तापमान, आर्द्रता और अन्य कारक मौसम के घटक कहलाते हैं। कौन कौन से घटक है मौसम के? तापमान, आर्द्रता और अन्य कारक भी होते हैं, जैसे कि वायु हो गई, वर्षा हो गई। तो ये सब क्या है? मौसम के अन्य घटक होते हैं। अब यहाँ पे बताया गया है वर्षा को जो वर्षा मापी नामक यंत्र से मापा जाता है। यह मूल रूप से एक सिलेंडर होता है। क्या होता है? मूल रूप से एक मापक सिलेंडर होता है जिसके ऊपर वर्षा जल को एकत्रित करने के लिए एक कीप लगी रहती है। दिन का अधिकतम तापमान सामान्यतः अपराह्न में अर्थात दोपहर के बाद होता है, जबकि न्यूनतम तापमान जो है प्रातः भोर में होता है। मतलब बताया गया इसमें से कि सुबह जो है कम तापमान होता है और ज़्यादा तापमान कब होता है? दोपहर के बाद होता है। अब बात की जाए यहाँ पे जलवायु के बारे में। जलवायु के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं यहाँ पे। किसी स्थान के मौसम की लंबी अवधि जैसे 25 वर्ष में एकत्रित आंकड़ों के आधार पर बना मौसम का पैटर्न जो होता है उस स्थान की जलवायु कहलाता है। जैसे कि कोई जो एक विशेष क्षेत्र है वहाँ पे कंटिन्यू उसका जो है निरीक्षण किया जा रहा है, कम से कम 25 वर्ष उस जो है क्षेत्र का क्या किया गया? निरीक्षण किया गया। और मतलब निरीक्षण में ये देखा गया कि यहाँ की जो जलवायु कैसी है, ठंडी है, गर्म है, उष्ण है, नमी वाली है। तो इसी के आधार पर वहाँ की जो है जलवायु क्या कर दी जाती है? नियंत्रित कर दी जाती है। वहाँ के मौसम के आधार पर उसका निरीक्षण किया जाता है लगभग 25 वर्षों तक। अब बात की जाए जलवायु और अनुकूलन के बारे में। जैसे कि ध्रुवीय क्षेत्र के बारे में बताया गया है। ध्रुवीय क्षेत्रों में चरम जलवायु पाई जाती है। ये क्षेत्र सदैव बर्फ से ढके रहते हैं। यहाँ वर्ष के अधिकांश भाग में अत्यधिक सर्दी रहती है। ध्रुवों पर 6 महीने तक सूर्यास्त नहीं होता और बाकी 6 महीनों तक यहाँ सूर्योदय नहीं होता। सर्दियों में तापमान लगभग -37 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ चला जाता है। और यहाँ पे बताया गया कि यहाँ रहने वाले जंतु इन चरम स्थितियों के लिए अनुकूलित हो गए हैं, जैसे कि ध्रुवीय भालू जिसको पोलर बियर भी कहते हैं और पेंगुइन वहाँ की जलवायु में अनुकूलित है। जो ध्रुवीय क्षेत्र में कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं? जैसे कि पेंगुइन हो गई और एक ध्रुवीय भालू हो गया। और ध्रुवीय भालू वाला जो क्वेश्चन कई बार पेपर में आया है कि जो ध्रुवीय भालू होता है तो ध्रुवीय भालू के शरीर पर सफ़ेद बाल होते हैं जिससे बर्फ की सफ़ेद पृष्ठभूमि जो है आसानी से दिखाई नहीं देते। क्या होती है? ध्रुवीय भालू के शरीर में सफ़ेद बाल होते हैं और जो सफ़ेद पृष्ठभूमि में वह आसानी से नहीं दिखाई देते, क्योंकि चारों ओर बर्फ रहती है तो सभी तरफ सफ़ेद सफ़ेद रहता है और वो भी एकदम सफ़ेद होते तो आसानी से वह दिखाई नहीं देते। अब बात की जाए यहाँ पे उष्णकटिबंधीय वर्षावन के बारे में। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की जलवायु सामान्यतः कैसी होती है? गर्म होती है, क्योंकि ये क्षेत्र भूमध्य रेखा के आसपास होते हैं। इन क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में वर्षा होती है और इस क्षेत्र की एक प्रमुख विशेषता क्या है? उष्णकटिबंधीय वर्षावन यहाँ पे पाए जाते हैं। तो भूमध्य रेखा के आसपास जो है क्षेत्र होते हैं तो वहाँ पे कैसे वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं। गर्मी और वर्षा के कारण इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप और जंतु पाए जाते हैं। वर्षावन में पाए जाने वाले प्रमुख प्रकार के जंतुओं में बंदर, कपीएप्स, गोरिल्ला, चीता, हाथी, तेंदुआ, छिपकली, सर्प, पक्षी और कीट हैं। तो ये सही पाए जाते हैं जो जंतु हैं। ये कहाँ पे पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय वर्षावन में। और उष्णकटिबंधीय जो वर्षावन होते हैं तो उनकी जलवायु कैसी होती है? सामान्यतः गर्म होती है। कैसी होती है? गर्म होती है और ये भूमध्य रेखा के आसपास मौजूद होते हैं जो क्षेत्र होते हैं। अब बात की जाए यहाँ पे पवन के बारे में तो गतिशील वायु पवन कहलाती है। गतिशील वायु जो होती है उसको क्या कहते हैं? पवन कहते हैं। पवन का वेग बढ़ने से वायु दाब वास्तव में कम हो जाता है। पवन सदैव अधिक वायु दाब वाले क्षेत्र में कम वायु दाब वाले क्षेत्र की ओर गति करती है। तो पवन कैसे गति करती है? अधिक वायु दाब वाले क्षेत्र से कम वायु दाब वाले क्षेत्र की ओर गति करती है। अब यहाँ पे देखो बताया गया है कि गर्म किए जाने पर वायु का क्या होता है? प्रसार होता है और वह अधिक स्थान घेरती है। जब गर्म किया जाता है वायु को तो क्या करती है? उसका प्रसार होता है, मतलब विस्तार होता है और वह अधिक स्थान घेरती है। जब कोई दी गई वस्तु पहले से अधिक स्थान घेरती है तो वह हल्की प्रतीत होती है और इसलिए गर्म वायु जो होती है ठंड वायु की अपेक्षा हल्की होती है। यही कारण है कि धुआं ऊपर उठता है। धुआं ऊपर उठने के कारण क्या होता है? क्योंकि वह गर्म होता है
और गर्म वायु क्या होता है, प्रसार बहुत ज़्यादा होता है, बहुत जल्दी फैलती है, अधिक स्थान घेरती है, जिसकी वजह से धुआं ऊपर उठता है। जहाँ किसी स्थानीय क्षेत्र के वायु गर्म होने के कारण ऊपर उठती है, ऐसी स्थिति में उस स्थान का जो है वायु दाब कम हो जाता है। उस स्थान का क्या होता है, जहाँ पे वायु ऊपर उठती है तो वहाँ का जो है वायु दाब भी कम हो जाता है। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे चक्रवात के बारे में। चक्रवात अपने साथ उच्च वेग की पवन लाते हैं, जो घरों, दूरभाष और अन्य संचार प्रणालियों, वृक्षों आदि को जो है क्षति पहुँचाती है, जिससे जीवन और संपत्ति की अत्यधिक हानि होती है। तो पहला पॉइंट, जो चक्रवात होते हैं उच्च वेग की पवन लाते हैं। किसी चक्रवात का जो केंद्र होता है एक शांत क्षेत्र होता है, इसे झंझा का नेत्र कहते हैं। कोई विशाल चक्रवात वायुमंडल में वायु का तेजी से घूर्णन करता पिंड होता है, जो पृथ्वी तल से 10 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होता है। चक्रवात के नेत्र का व्यास 10 से 30 किलोमीटर तक होता है। जो चक्रवात होता है उसके जो क्षेत्र होता है उसका व्यास कितना होता है, 10 से 30 किलोमीटर होता है। यह बादलों से मुक्त क्षेत्र होता है। और कैसा होता है, यह बादलों से मुक्त क्षेत्र होता है और इसमें पवन का वेग न्यून होता है। इस शांत और स्पष्ट नेत्र के इर्द गिर्द लगभग 150 किलोमीटर अमाप का बादल का क्षेत्र होता है। इस क्षेत्र में उच्च वेग की पवन और सघन वर्षा वाले जो है बादल होते हैं। इस क्षेत्र से परे पवन वेग क्रमशः कम हो जाता है और चक्रवातों की उत्पत्ति का प्रक्रम अत्यधिक जटिल होता है। अब देखो, कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि चक्रवात के बारे में। तो चक्रवात जो होती है मृदा की जो है उर्वरता को कैसे कम करते हैं, मृदा की उपजाऊ को कैसे कम करते हैं। तो क्या होते हैं, जो चक्रवात होते हैं, लमड़ी जो जल होता है, लमड़ी जल जो होता है वो क्या करते हैं, चक्रवात के माध्यम से समुद्र का जल जो है बहुत क्षेत्र तक पहुंचाते हैं। तो क्या होता है, नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है भूमि में, तो इसी वजह से उसका जो उपजाऊपन कम हो जाता है। और पेपर में पूछा गया कि चक्रवात के समय कौन कौन सी चीज़ होती है। चक्रवात के समय केंद्र शांत होता है और इसे झंझा का नेत्र कहते हैं। इसकी स्पीड कितनी होती है, 10 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होता है और इसका व्यास कितना होता है, 10 से 30 किलोमीटर तक होता है। पवन वेग इसमें से न्यून होता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें से पेपर में जो है पूछी गई हैं। अब बात की जाए यहाँ पे टारनेडो के बारे में। टारनेडो गहरे रंग के कीपाकार बादल होते हैं। इनकी कीप जैसी संरचना आकाश से पृथ्वी तल की ओर आती हुई प्रतीत होती है। अधिकांश टारनेडो कमजोर या निर्बल होते हैं, परंतु कोई कोई जो है विनाशकारी टारनेडो भी होते हैं। अब बताया गया कि जो टारनेडो होते हैं इनका वेग लगभग 300 किलोमीटर प्रति आवर होता है, मतलब 300 किलोमीटर प्रति घंटा इनका वेग होता है। टारनेडो चक्रवातों के भीतर भी बन सकते हैं। किसी टारनेडो का व्यास 1 मीटर जितना कम अथवा 1 किलोमीटर अथवा उससे भी अधिक हो सकता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो टारनेडो होते हैं वो चक्रवातों के भीतर भी बनते हैं। यह जो पेपर में पूछा भी गया है। और टारनेडो की जो स्पीड है कितनी होती है, लगभग 3000 किलोमीटर होती है। और व्यास जो होता है, व्यास मतलब एक हिसाब से चौड़ाई जो उसकी होती है 1 किलोमीटर से लगाकर 1 मीटर से लगाकर 1 किलोमीटर तक हो सकती है। टारनेडो की कीप जैसी संरचना उसके आधार के आसपास की धूल, पत्थर, कंकड़, कचरे और अन्य छोटी बड़ी वस्तुओं को अपने अंदर खींच लेते हैं और फिर उन्हें अपने शीर्ष के निकट बाहर की ओर धकेल फेंकते हैं। उसके बाद बताया गया कि जो चक्रवात होते हैं सतर्कता अथवा चक्रवात सूचना जारी कर दी जाती है और चक्रवात चेतावनी भी कम से कम 24 घंटे पहले जारी कर दी जाती है। तो यहाँ पे बताया कि चक्रवात सतर्कता के बारे में बताया गया है कि जहाँ पे चक्रवात आने होते हैं तो उससे पहले जो हमारा मौसम विज्ञान है, ठीक है, तो उसके जरिए 24 घंटे पहले वहाँ को जो है जो क्षेत्रीय होते हैं उनको जो है सूचना प्रदान कर दी जाती है और वहाँ के जो अधिकारी वगैरह होते हैं कि यहाँ पर जो चक्रवात आने वाला है। अब बात की जाए फसलों के बारे में। जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं। जैसे कि ये क्षेत्र है तो इसमें क्या कि केवल जो है गेहूं के पौधे उगा दिए गए तो इसे क्या कहेंगे, एक प्रकार की फसल कहेंगे। जैसे कि उदाहरण बताया गया कि गेहूं की फसल करते हैं कि किसी खेत में केवल उगाए जाने वाले पौधों की संख्या जो होगी क्या होगी, वह गेहूं की होगी। अब यहाँ पे जैसे कि बताया गया खरीफ फसल के बारे में। खरीफ फसलें कौन सी होती हैं और कौन से मौसम में बोई जाती हैं, कब कटाई होती है इनकी। तो वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है खरीफ फसल कहलाती है।
भारत में वर्षा ऋतु सामान्यतः जून से सितंबर तक चलती है। जैसे कि इसमें से बोए जाने वाली फसलें हो गई धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास। कई बार पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है खरीफ फसल और रबी फसल के बारे में। तो ये होती है खरीफ फसलें। अब बात की जाए रबी की फसल के बारे में, तो रबी की फसल के बारे में बात की जाए तो शीत ऋतु अर्थात अक्टूबर से मार्च तक में उगाई जाने वाली फसलें रबी फसलें कहलाती हैं। जैसे कि गेहूं, चना, मटर, सरसों तथा अलसी। और अलसी जो है रबी फसल के उदाहरण है। मतलब अक्टूबर में क्या की जाती है, अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है। तो इन्हें क्या कहते हैं, रबी फसल कहते हैं। इनके अंदर क्या क्या आते हैं, जैसे कि चना हो गया, मटर हो गए, सरसों हो गए, अलसी हो गया। अब बात की जाए मिट्टी तैयार करना क्या होता है। मिट्टी की पौधे की वृद्धि में सहायक है। मिट्टी ही है जो पौधे की वृद्धि में सहायक होती है। इसे उलटने पलटने और पोला करने के लिए पदार्थ ऊपर आ जाते हैं और पौधे इन पोषक पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। मिट्टी को उलटना पलटना एवं पोला करना फसल उगाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया को जुताई कहते हैं। इसे हल चलाकर पोला किया जा सकता है। अब यहाँ पे बताया गया जैसे कि बुआई के बारे में। बुआई फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। बोने से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले साफ एवं स्वस्थ बीजों का चयन किया जाता है और किसान अधिक उपज देने वाले बीजों को प्राथमिकता देता है। उसके बाद की जाए उर्वरक एवं खाद के बारे में। वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है उन्हें खाद या उर्वरक कहते हैं। खाद एक कार्बनिक जैविक पदार्थ है जो कि पौधे या जंतु अपशिष्ट से प्राप्त होती है। खाद किससे प्राप्त होती है, खाद क्या खाद जो है एक कार्बनिक या फिर जैविक पदार्थ है जो कि पौधे या जंतु अपशिष्ट से प्राप्त होती है। उर्वरक जो होते हैं वो रासायनिक पदार्थ होते हैं जो विशेष पोषकों से समृद्ध होते हैं। उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में किया जाता है। उर्वरक के कुछ उदाहरण बताए गए हैं जैसे कि यूरिया, अमोनिया सल्फेट, सुपर फास्फेट, पोटास, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। तो ये क्या है, जैसे कि जो NPK होती है उसमें से नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम होती है। तो ये क्या है, कुछ उर्वरकों के उदाहरण हैं। अब बात की जाए यहाँ पे इनके उपयोग से किसानों को गेहूं, धान तथा मक्का जैसी फसलों की अच्छी उपज प्राप्त करने में सहायता मिलती है। और उर्वरक क्या है, एक मानव निर्मित लवण है। खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर एवं पौधों के अवशेष के विघटन से बनाई जाती है। और उर्वरक जो है वह फैक्ट्री वगैरह में बनाई जाती है। कि जो उर्वरक बनाने के लिए किन जो है पदार्थों का यूज किया जाता है, जैसे यूरिया हो गई, अमोनियम सल्फेट, सुपर फास्फेट, पोटास और NPK जैसे पदार्थों का यूज किया जाता है उर्वरक बनाने में। अब देखो जैसे खाद जो होती है प्राकृतिक रूप से हमें गोबर वगैरह से बनाई जाती है। खाद खेतों में बनाई जाती है। उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है। खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है। उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होती है। खाद में पादप पोषक तुलनात्मक रूप से कम होते हैं। उर्वरक में पादप पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम जो होते हैं प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। अब यहाँ पे हेडिंग हमारी है जैसे कि खरपतवार से सुरक्षा के बारे में। खेत में कई अन्य अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ साथ उग जाते हैं। इन अवांछित पौधों को क्या कहते हैं, खरपतवार कहते हैं। खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं। निराई आवश्यक है क्योंकि खरपतवार जल, पोषक, जगह और प्रकाश की स्पर्धा कर फसल की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं। कुछ खरपतवार कटाई में भी बाधा डालते हैं तथा मनुष्य एवं पशुओं के लिए विषैले हो सकते हैं। अब यहाँ पे बताया गया जैसे कि रसायनों के उपयोग से खरपतवार नियंत्रण किया जाता है। रसायनों के उपयोग से जो है खरपतवार को समाप्त किया जा सकता है, जिन्हें खरपतवार नाशी कहते हैं। जैसे कि 2,4-D खेतों में इनका छिड़काव किया जाता है जिससे खरपतवार पौधे मर जाते हैं परंतु फसल का क्या होता है, कोई हानि नहीं होती है। उसके बाद किसान अपनी फसल का उत्पाद भंडारण जो है जूट के बोरों, धातु के बड़े पात्र में करते हैं, परंतु बीजों का बड़े पैमाने पर भंडारण साइलों और भंडार गृहों में किया जाता है। जो बीज होते हैं उनका भंडारण कहाँ पर किया जाता है, साइलों और भंडार गृहों में किया जाता है, जिससे उनको पीड़कों जैसे कि चूहे एवं कीटों से सुरक्षित रखा जा सके।
अब यहाँ पे जैसे कि बताया गया है, नीम की सूखी पत्तियाँ घरों में अनाज के भंडारण में उपयोग की जाती हैं। बड़े भंडार गृहों में अनाज को पीड़कों एवं सूक्ष्मजीवों से सुरक्षित रखने के लिए रासायनिक उपचार भी किया जाता है। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे पौधों एवं जंतुओं का संरक्षण के बारे में। जैसे कि बताया गया कि वनोन्मूलन एक बहुत बड़ा खतरा बन गया है। वनोन्मूलन का अर्थ यह होता है वनों को समाप्त करने पर प्राप्त भूमि का अन्य कार्यों में उपयोग करना। वनोन्मूलन से पृथ्वी पर ताप एवं प्रदूषण के स्तर में वृद्धि होती है। इससे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ता है और भौम जल स्तर का क्या होता है, निम्नीकरण हो जाता है। उन्हें पता है कि वनोन्मूलन से प्राकृतिक संतुलन भी प्रभावित होता है। अब यहाँ पे देखो बताया गया कि वनोन्मूलन से क्या होता है। वनोन्मूलन क्या होता है, जैसे कि पेड़ जो काट गए जिस जगह से, तो वहाँ पे क्या करना, उस जगह का जो उपयोग करना, तो ये क्या होता है, वनोन्मूलन होता है। और वनोन्मूलन से पृथ्वी पर ताप एवं प्रदूषण जो है लगातार वृद्धि होती है और वायुमंडल में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है और भौम जल स्तर भी क्या होता है, निम्नीकरण हो रहा है। मतलब भौम जल स्तर जो होता है उसका क्या भी होता है, कमी हो रही है। पृथ्वी के ताप में वृद्धि के जल चक्र का संतुलन बिगड़ता है और वर्षा दर में कमी भी आती है, जिसके कारण सूखा पड़ता है। किसके कारण से सूखा पड़ता है, वनोन्मूलन के कारण। मृदा के गुणों में परिवर्तन आने का मुख्य कारण क्या होता है, वनोन्मूलन है। मृदा में जो है, मृदा के गुणों में परिवर्तन आने का मुख्य कारण क्या होता है, वनोन्मूलन। अब बताया गया यहाँ पे वन एवं वन्य प्राणियों का संरक्षण। जैवमंडल पृथ्वी का वह भाग है जिसमें क्या सजीव पाए जाते हैं अथवा जो जीवन यान के योग्य है, जो जीवन यापन के योग्य है। जैव विविधता का अर्थ है पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न जीवों की प्रजातियां, उनके पारस्परिक संबंध एवं पर्यावरण से उनका संबंध है। वनस्पति जो है, वनस्पति जात और प्राणी जात और उनके आवासों के संरक्षण हेतु सुरक्षित क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं, जिन्हें वन्य जीव अभ्यारण्य कहते हैं और राष्ट्रीय उद्यान और जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कहते हैं। वृक्षारोपण, कृषि चारागाह, वृक्षों की कटाई, शिकार, खाल प्राप्त करने हेतु शिकार, जिसको पोचिंग भी कहते हैं, इन क्षेत्रों में निषिद्ध है। तो यहाँ पे क्या बताया गया कि जो यहाँ पे जो जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र होते हैं, वृक्षारोपण, कृषि, चारागाह, वृक्षों की कटाई, शिकार, खाल प्राप्त करने हेतु शिकार, इन सभी क्षेत्रों में क्या है, इनके लिए बैन लगाया गया है कि इन क्षेत्रों में जो कुछ भी नहीं किया जाएगा। वन्य जीव अभ्यारण्य की बात की जाए, वह क्षेत्र जहाँ जंतु एवं उनके आवास किसी भी प्रकार के विक्षोभ से सुरक्षित है। विक्षोभ मतलब किसी भी प्रकार के डिस्टर्बेंस से सुरक्षित है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे वन्य जीव अभ्यारण्य कहा जाता है। अब यहाँ पे बताया गया है कि राष्ट्रीय उद्यान क्या होते हैं, वन्य जंतुओं के लिए आरक्षित क्षेत्र जहाँ वह स्वतंत्र रूप से आवास एवं प्राकृतिक संसाधनों को उपयोग करते हैं, उसे क्या कहते हैं, राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र वन्य जीवन, पौधों और जंतु संसाधनों और उस क्षेत्रों के आदिवासियों के पारंपरिक ढंग से जीवन यापन हेतु विशाल संरक्षित क्षेत्र होते हैं, जिनको क्या कहते हैं, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कहा जाता है। अब बात की जाए पेड़ पौधे एवं जीव जंतु के बारे में। किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे उस क्षेत्र के वनस्पति जात एवं जीव जंतु प्राणी जात कहलाते हैं। साल, सागौन, आम, जामुन, सिल्वर फर्न, अर्जुन इत्यादि वनस्पति जात हैं तथा चिंकारा, नीलगाय, बार्किंग हिरण, चीतल, तेंदुआ, जंगली कुत्ता, भेड़िया इत्यादि पंचमढ़ी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र के प्राणी जात हैं। तो ये सब क्या एनसीईआरटी की जो है पूरी नोट्स है और ये जो सब चीज़ें पॉइंट है, तो एनसीईआरटी में जो जो दिए गए तो वही यहाँ पे हम आप लोगों को जो है पढ़ा रहे हैं। अब बात की जाए विशेष क्षेत्रीय प्रजाति की, तो पौधे एवं जंतुओं की वह स्पेसीज जो किसी विशेष क्षेत्र में विशिष्ट रूप से पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं, विशेष क्षेत्रीय स्पेसीज कहते हैं, और ये जो है अन्य जगह पे नहीं पाई जाती है। अब बात की जाए वन्य प्राणी अभ्यारण्य के बारे में। वन्य प्राणी अभ्यारण्य के बारे में, आरक्षित वनों की तरह कुछ ऐसे क्षेत्र जहाँ वन्य प्राणी जंतु सुरक्षित एवं संरक्षित रहते हैं, इन्हें वन्य प्राणी अभ्यारण्य कहते हैं। अभ्यारण्य वह स्थान है जहाँ प्राणियों अथवा जंतुओं को मारना या शिकार करना अथवा पकड़ना पूर्णतः निषिद्ध एवं दंडनीय अपराध माना जाता है। कुछ महत्वपूर्ण संकटापन्न वन्य जंतु जैसे कि काले हिरण, श्वेत आंखों वाले हिरण, हाथी, सुनहरी बिल्ली, गुलाबी सिर वाली बतख, घड़ियाल, कच्छ मगरमच्छ, अजगर, गेंडा
इत्यादि हमारे जो है वन्य प्राणी अभयारण्यों में सुरक्षित एवं संरक्षित होते हैं, क्योंकि इनके जो है विलुप्त होने के जो है खतरा बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ पे जैसे कि बताया गया है कि सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान भारत का प्रथम आरक्षित वन है। सर्वोत्तम किसकिट जो टीक सागौन इस वन में मिलते हैं। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान क्या जो पहला आरक्षित वन है, तो यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, यहाँ पे पाए जाते हैं सागौन। अब यहाँ पे बताया गया है वे जंतु जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम होती जा रही है विलुप्त हो सकते हैं। वो क्या हो सकते हैं, वह विलुप्त हो सकते हैं। इन्हें संकटापन्न जंतु कहते हैं। रेड डाटा पुस्तक वह पुस्तक है जिसमें सभी संकटापन्न स्पीशीज का रिकॉर्ड रखा जाता है। पौधों, जंतुओं और अन्य स्पीशीज के अलग अलग रेड डाटा पुस्तकें हैं। ऐसे पक्षी जोड़कर सुदूर क्षेत्रों तक लंबी यात्रा करते हैं, प्रवासी पक्षी कहलाते हैं। जैसे कि जो प्रवासी पक्षी क्या कहलाते हैं, जो बहुत दूर तक उड़कर चले जाते हैं, कुछ दिन वहाँ पे रुके और फिर मतलब क्या होते हैं, वापस आ जाते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, प्रवासी पक्षी कहा जाता है उनको। अब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे कुछ प्राकृतिक परिघटनाओं के बारे में। युक्ति का उपयोग यह परीक्षण करने के लिए किया जा सकता है कि कोई वस्तु आवेशित है अथवा नहीं। इस युक्ति को विद्युतदर्शी कहते हैं। जिस युक्ति का प्रयोग मतलब किया जाता है किसके लिए, कि कोई पदार्थ आवेशित है या फिर अनावेशित है, तो इस युक्ति को क्या कहते हैं, इस युक्ति को जो है कहते हैं विद्युतदर्शी। किसी आवेशित वस्तु से आवेश को पृथ्वी में भेजने की प्रक्रिया को भसंपर्कण कहते हैं। किसी वस्तु से आवेश को पृथ्वी में भेजने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, भसंपर्कण कहते हैं। विद्युत धारा के किसी भी कारण से लीक होने से उत्पन्न विद्युत आघात में बचाने के लिए भवनों में भू संपर्कण की जो है व्यवस्था की जाती है। तड़ित चालक एक ऐसी युक्ति है जिसका उपयोग भवनों को तड़ित के प्रभाव से बचाने के लिए किया जाता है। और तड़ित चालक में भी यही क्या होता है कि जो आवेश होता है, जो बिजली वगैरह गिरती है, तो आवेश जो उसमें से जो होता है तो उसको क्या करता है, वो जमीन में प्रवाहित कर देता है। अब बात की जाए यहाँ पे भूकंप की। भूकंप एक ऐसी परिघटना है जिसके बारे में भविष्यवाणी करने की क्षमता हम अभी भी विकसित नहीं कर पाए हैं। मतलब अन्य चीज़ों के बारे में जैसे कि चक्रवात आ रहा तो उसके बारे में भविष्यवाणी कर दी जाती है, लेकिन भूकंप के बारे में जो है अभी तक भविष्यवाणी नहीं की गई है। यह पृथ्वी की भूपट्टी के भीतर गहराई में गड़बड़ के कारण उत्पन्न होते हैं। पृथ्वी के भीतर की सबसे ऊपरी सतह में गहराई की गड़बड़ के कारण भूस्पंद आते हैं। पृथ्वी की इस परत को भूपर्पटी कहते हैं। पृथ्वी की इस परत को क्या कहते हैं, भूपर्पटी कहते हैं। अब यहाँ पे जैसे कि बताया गया है कि पृथ्वी की यह परत खंड में नहीं है, यह टुकड़ों में विभाजित है। प्रत्येक टुकड़े को प्लेट कहते हैं। प्रत्येक टुकड़े को क्या कहते हैं, प्लेट कहते हैं। ये प्लेट निरंतर गति करती है। जब ये एक दूसरे से रगड़ खाती हैं अथवा टक्कर के कारण एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे चली जाती है, तो इसके कारण क्या भूपट्टी में विक्षोभ उत्पन्न होता है, और यही विक्षोभ जो है पृथ्वी की सतह पर भूकंप के रूप में जाना जाता है। अब बात की जाए कि भूकंप प्लेटों की गतियों के कारण, जो भूकंप होते हैं प्लेटों की गतियों के कारण उत्पन्न होते हैं। कैसे उत्पन्न होते हैं, प्लेटों की गतियों के कारण, या फिर प्लेटों के जो है टकराव के कारण उत्पन्न होते हैं, या फिर उन प्लेटों में कुछ डिस्टर्बेंस आता है, कुछ मतलब क्या होती है, विक्षोभ जो पैदा होता है, उसकी वजह से क्या होता है, भूकंप उत्पन्न होते हैं। अब यहाँ पर जैसे कि बताया गया है भूकंप जो होते हैं प्लेटों की गतियों के कारण उत्पन्न होते हैं। जहाँ प्लेटों की सीमाएँ दुर्बल क्षेत्र होती हैं वहाँ भूकंप आने की संभावना अधिक होती है। इन दुर्बल क्षेत्रों को भूकंपी क्षेत्र अथवा भ्रंश क्षेत्र भी कहते हैं। मतलब जहाँ पे भूकंप आने की संभावना ज़्यादा होती है उनको भ्रंश क्षेत्र या फिर भूकंपी क्षेत्र कहा जाता है। किसी भूकंप की शक्ति के परिमाण को जो है रिक्टर पैमाने पर व्यक्त किया जाता है, और अधिक विनाशकारी भूकंपों को जो है रिक्टर पैमाने पर परिमाण 7 से अधिक होता है। जो मतलब क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा खतरनाक भूकंप होते हैं तो उनको किससे मापा जाता है, 7 से अधिक जो है पैमाने से मापा जाता है। भूस्पंद जो होते हैं पृथ्वी की सतह पर तरंगे उत्पन्न करते हैं। इन तरंगों को भूकंपी तरंग कहते हैं। इन तरंगों को भूकंप लेखी नामक उपकरण द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है, और भूकंप लेखी को क्या कहते हैं, सिस्मोग्राफ कहा जाता है। अब बात की जाए यहाँ पे वायु तथा जल के प्रदूषण के बारे में, तो वायु प्रदूषण के बारे में बात किया जाए, जब वायु ऐसे अनचाहे पदार्थों के द्वारा संदूषित हो जाती है जो सजीव तथा निर्जीव दोनों के लिए हानिकारक हैं, तो इसे क्या कहते हैं, वायु प्रदूषण कहते हैं। पेट्रोल तथा डीजल
जैसे ईंधनों के अपूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होती है और यह एक क्या विषैली गैस है, यह रुधिर में ऑक्सीजन क्षमता को घटा देती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेट्रोल तथा डीजल जैसे ईंधन के अपूर्ण दहन के कारण जब क्या होता है, पूर्ण रूप से वो जल नहीं पाता, अपूर्ण दहन हो पाता है, तो उसकी वजह से कौन सी गैस उत्पन्न होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। और ये क्या करती है, जो रक्त में ऑक्सीजन वहन की क्षमता को घटा देती है। बहुत ज़्यादा पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। सर्दियों में वायुमंडल में दिखने वाली कोहरे जैसी मोटी परत, यह धूम कोहरा होता है जो धुएं तथा कोहरे से बनता है। जो कोहरा होता है किससे बनता है, धुएं तथा कोहरे से बनता है और इसे धूम कोहरा कहा जाता है। अब यहाँ पे बताया गया कि अन्य प्रकार के प्रदूषक जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिनका उपयोग रेफ्रिजरेटरों, एयर कंडीशनरों तथा एरोसॉल फुहार में होता है, क्लोरोफ्लोरो के द्वारा वायुमंडल की ओजोन परत जो है क्षतिग्रस्त हो जाती है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सी गैस के कारण जो है ओजोन परत जो है उसको नुकसान पहुंचता है, तो यह नुकसान पहुंचता है CFC के कारण, किसी कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण। और ये सबसे ज़्यादा यूज की जाती है रेफ्रिजरेटरों में, जो घर में जो फ्रिज वगैरह होते हैं उसी में जो है इसका यूज किया जाता है। अब बात की जाए कि ओजोन परत का कार्य क्या होता है, तो ओजोन परत जो होती है सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमें बचाती है। अब बात की जाए पौधागत प्रभाव की, मेथेन, नाइट्रस ऑक्साइड तथा जल वाष्प जैसी अन्य गैसें भी इस प्रभाव में योगदान करती हैं। CO की भांति इन्हें भी पौधाघर गैसें कहते हैं। जैसे CO का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और जल वाष्प भी जो है, जिनको क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस गैसों के नाम से जाना जाता है। बहुत से देशों ने पौधाघर गैसों के उत्सर्जन में कमी करने के लिए एक अनुबंध किया है। संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के अंतर्गत क्योटो प्रोटोकॉल एक ऐसी ही अनुबंध है जिस पर बहुत से देश हस्ताक्षर कर चुके हैं। अब बात कीजिए क्योटो प्रोटोकॉल जो है किस लिए बनाया गया था, किस लिए आयोजन इसका किया गया था, तो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के जो है कम करने के लिए। अब बात कीजिए यहाँ पे जल प्रदूषण के बारे में। जब भी वाहित मल, विषैले रसायन, गाद आदि जैसे हानिकारक पदार्थ जल में मिल जाते हैं, जैसे कि जो विषैले रसायन होते हैं जैसे कि गाद हो गया और अन्य हानिकारक पदार्थ होते हैं, तो जब ये क्या होते हैं, जल में मिल जाते हैं तो जल प्रदूषित हो जाता है। और जल प्रदूषित करने वाले पदार्थ को जल प्रदूषक कहते हैं। पीने के लिए उपयुक्त जल को पेयजल कहते हैं। संसार की 25% जनसंख्या को निरापद पेयजल नहीं मिलता। जल को शुद्ध करने की सामान्य रासायनिक विधि जो है क्लोरीनीकरण कहते हैं इसको, और जल में क्लोरीन की गोलियां अथवा विरंजक चूर्ण मिलाकर जल को शुद्ध किया जाता है। कैसे करते शुद्ध, जो है जल को क्लोरीन की जो है गोलियां या फिर विरंजक चूर्ण के द्वारा शुद्ध किया जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे तारे एवं सौर मंडल के बारे में, तारे एवं सौर परिवार के बारे में। रात्रि में आकाश में जो है सबसे अधिक प्रदीप्त जो पिंड है चंद्रमा है। क्या सबसे ज़्यादा प्रदीप्त जो है पिंड का क्या है, जो रात में जो सबसे ज़्यादा प्रदीप जो है चमकता है, चंद्रमा है। तारे, ग्रह, चंद्रमा तथा आकाश के बहुत से अन्य पिंड जो है खगोलीय पिंड कहलाते हैं। अब यहाँ पे जैसे कि बताया गया कि खगोलीय पिंडों और उनसे संबंधित परिघटनाओं के अध्ययन को खगोलिकी कहते हैं। कि क्या कहते हैं उनको, अध्ययन को खगोलीय पिंड और उनसे संबंधित परिघटनाएं घटती है उनके अध्ययन को कहा जाता है खगोलिकी। अब बात की जाए यहाँ पे चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा के बारे में बात की जाए, पूरे माह तक दिखाई देने वाली चंद्रमा के प्रदीप्त भाग, विभिन्न आकृतियों को चंद्रमा की कलाएं कहते हैं। जैसे क्या होता है, कभी जो है चंद्रमा होता है बहुत ज़्यादा गहरा लाल हो गया, कभी डार्क जो है क्या होता है कलर का, जैसे डार्क येलो हो गया, कभी लाइट येलो रहता है, कभी क्या होता है उसमें से जो है कालापन दिखाई देने लगता है। तो यही जो विभिन्न प्रकार की जो स्थितियाँ होती हैं, तो इसे क्या कहते हैं, चंद्रमा की कलाएँ कहते हैं। एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा तक की अवधि 29 दिनों से कुछ अधिक होती है। बहुत से कैलेंडरों में इस अवधि को एक माह कहते हैं। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है और पृथ्वी चंद्रमा सहित सूर्य की परिक्रमा करती है। अब यहाँ पे क्या बताया गया, इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, जो चंद्रमा होता है वो क्या करता है, पृथ्वी की परिक्रमा करता है, और पृथ्वी और चंद्रमा ये दोनों किसकी परिक्रमा करते हैं, सूर्य की परिक्रमा करते हैं। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी करने में अपने अक्ष पर एक घूर्णन पूरा करता है। चंद्रमा पर ना तो वायुमंडल है और ना ही जल है। क्या, ना चंद्रमा पर वायुमंडल है और ना ही जल है। 21 जुलाई 1969 को अमेरिका के अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग ने सबसे पहले चंद्रमा पर अपने कदम रखे और उनके बाद एडविन एंडरिन जो है चंद्रमा पर उतरे थे। अब बात की जाए तारे की,
वास्तव में तारे अपना प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। सूर्य भी क्या है, एक तारा है। तारे सूर्य की तुलना में लाखों गुना अधिक दूर हैं। तारे जो है क्या है, सूर्य की तुलना में लाखों गुना अधिक दूर हैं, और ये क्या करते हैं, स्वयं जो है अपना प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बहुत ज़्यादा कि सूर्य भी क्या है, एक प्रकार का तारा है। अब बात की जाए यहाँ पे तारामंडल के बारे में। पहचाने जाने योग्य आकृतियों वाले तारों के समूह को तारामंडल कहते हैं। सर्वविख्यात तारामंडलों में से एक विख्यात तारामंडल सप्तऋषि है, जिसे आप गर्मियों में रात के प्रथम प्रहर में देख सकते हैं। इस तारामंडल को बिग डिपर या फिर ग्रेट बियर अथवा असा मेजर भी कहते हैं। और इस तारामंडल में 7 सुस्पष्ट तारे होते हैं। यह बड़ी कलशी अथवा प्रश्न चिन्ह जैसा प्रतीत होते हैं। अब यहाँ पे दिखाया गया है, देखो ग्रेट बियर जो है इस प्रकार का दिखाई देता है। ग्रेट बियर जो इस प्रकार का दिखाई देता है, ओरायान इस प्रकार का दिखाई देता है, कैसियोपिया जो इस तरह दिखाई देता है, और लियो मेजर जो है ये प्रकार की आकृति जो है दिखाई देती है। तो यह सब क्या है, एक प्रकार के तारामंडल है जिनकी क्या जो एक प्रकार की जो विशेष प्रकार की आकृति होती है। अब यहाँ पे बताया गया कि जैसे कि ध्रुव तारा दक्षिणी गोलार्ध से नहीं दिखाई देता। सप्तऋषि जैसे उत्तरी गोलार्ध से कुछ तारामंडल भी दक्षिणी गोलार्ध के कुछ स्थानों से नहीं दिखाई देते। तो बताया गया है कि जैसे कि जो ध्रुव तारा है वह दक्षिणी गोलार्ध से नहीं दिखाई देता, और सप्तऋषि जो है वो भी क्या है, तारों का समूह है, वो भी क्या है, दक्षिणी गोलार्ध से नहीं दिखाई देता, कुछ स्थानों से नहीं दिखाई देता। ठीक है। अब बात की जाए उत्तरी आकाश में एक अन्य प्रमुख तारामंडल जिसे क्या कहते हैं, कैसियोपिया कहते हैं। सर्दियों में रात के प्रथम प्रहर में दिखाई देता है, और यह अंग्रेजी के अक्षर W अथवा M के बड़े विकृत के रूप जैसा होता है। अभी हम लोगों ने देखा भी था कैसियोपिया को। तो ये होता हमारा जो है कैसियोपिया, ये जो हमारा होता है कैसियोपिया होता है। अब बात की जाए यहाँ पे सौर परिवार के बारे में। सन 2000 तक सौर परिवार में 9 ग्रह थे। प्लूटो सौर परिवार का सूर्य से दूरतम ग्रह था। सन 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने ग्रह की नई परिभाषा को अपनाया, जिसके अनुसार प्लूटो जो है ग्रहों की श्रेणी में अब नहीं आता है। अब यह सौर परिवार का ग्रह नहीं है, और प्लूटो को जो है ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है। सूर्य हमसे निकटतम तारा है। यह निरंतर विशाल मात्रा में ऊष्मा तथा प्रकाश उत्सर्जित करता रहता है। अब बात की जाए यहाँ पे ग्रह के बारे में। जो ग्रह होते हैं तारों की भांति प्रतीत होते हैं, परंतु ग्रहों में अपना प्रकाश नहीं होता। ग्रह जो होते हैं क्या होते हैं, तारों की भांति प्रतीत होते हैं, परंतु इनमें प्रकाश नहीं होता। वे केवल अपने ऊपर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करते हैं। ग्रहों तथा तारों में अंतर करने की सरलतम विधि यह है कि तारे टिमटिमाते हैं, जबकि ग्रह जो होते हैं ऐसा नहीं करते। तारों के सापेक्ष सभी ग्रहों की स्थिति भी बदलती रहती है। प्रत्येक ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य की परिक्रमा करता है। इस पथ को कक्षा कहते हैं। इस पथ को क्या कहते हैं, कक्षा कहते हैं। किसी भी ग्रह द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में लगे समय को उस ग्रह का परिक्रमण काल कहा जाता है। और ग्रहों की सूर्य से दूरी बढ़ने पर उनके परिक्रमण काल में भी वृद्धि हो जाती है। अगर कोई जैसे कि जितना दूर जो है ग्रह होगा और वो उसकी परिक्रमा कर रहा है, तो उनका जो है परिक्रमण काल जो है वो भी क्या होगा, अधिक होगा। अब बात की जाए यहाँ पे कुछ ग्रहों के ज्ञात उपग्रह जैसे कि चंद्रमा है जो उनकी परिक्रमा करते हैं। किसी खगोलीय पिंड की परिक्रमा करने वाले अन्य खगोलीय पिंड को पहले खगोलीय पिंड का उपग्रह कहते हैं। जैसे कि चंद्रमा जो होता है तो किसका उपग्रह है, यह पृथ्वी का उपग्रह है। जैसे कि बताया गया कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, इस कारण से पृथ्वी सूर्य का उपग्रह है, और जो चंद्रमा यह किसका उपग्रह है, यह पृथ्वी का उपग्रह है। अब यहाँ पे जैसे कि बताया गया कि बहुत से मानव निर्मित उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं। इन्हें कहते हैं कृत्रिम उपग्रह। क्या कहते हैं इनको, कृत्रिम उपग्रह कहते हैं। अब बात की जाए बुध की, तो बुध सूर्य के निकटतम ग्रह है, सबसे नज़दीक ग्रह है। यह हमारे सौर परिवार का लघुत्तम ग्रह है। लघुत्तम मतलब सबसे छोटा ग्रह है, क्योंकि बुध सूर्य के अत्यधिक निकट है। अतः अधिकांश समय तक सूर्य की चकाचौंध में छिपा रहने के कारण इसका प्रेक्षण करना अत्यंत कठिन है। बुध का अपना कोई भी उपग्रह नहीं होता है। उसके बाद बात की जाए शुक्र की, तो ग्रहों में शुक्र जो है पृथ्वी का निकटतम पड़ोसी है। रात्रि के आकाश में सबसे अधिक चमकीला जो है दिखाई देता है। कभी कभी शुक्र जो है पूर्वी आकाश में सूर्योदय से पूर्व दिखाई देता है। कभी कभी सूर्यास्त के तुरंत पश्चात या पश्चिमी आकाश में दिखाई देता है। इसलिए इसे प्रायः भोर का तारा या फिर सांझ का तारा भी या फिर सांध्य तारा कहते हैं। शुक्र का जो है अपना कोई उपग्रह नहीं होता। शुक्र का भी कोई उपग्रह नहीं होता है।
अब ये जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बहुत ज़्यादा चमकीला होता है। और क्या है ये, मतलब सांझ का तारा और भोर का तारा इसको कहा जाता है। और क्या है, ग्रहों में शुक्र जो है पृथ्वी का निकटतम पड़ोसी है, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद बात कीजिए पृथ्वी की। पृथ्वी सौर परिवार का एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन का अस्तित्व है। पृथ्वी पर जीवन विद्यमान होने तथा उसकी निरंतरता बनाए रखने के लिए, अब जैसे कि बताया गया है कि जो पृथ्वी है सौर परिवार का एकमात्र उपग्रह है जिसमें क्या जीवन का अस्तित्व है। पृथ्वी पर जीवन विद्यमान होने तथा उसकी निरंतरता बनाए रखने के लिए कुछ विशिष्ट पर्यावरणीय अवस्थाएं उत्तरदायी होती हैं। इनमें से पृथ्वी की जैसे कि सूर्य से उचित दूरी होना, ताकि पृथ्वी पर सही ताप परिसर, जल की उपस्थिति, उपयुक्त वायुमंडल तथा ओजोन परत का आवरण बना रह सके। अगर क्या जो जो पृथ्वी है इसको एकदम सूर्य के नज़दीक कर दिया जाए तो क्या सभी लोग जल के ही खत्म हो जाएंगे। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी के पृष्ठ पर जल तथा भूमि से प्रकाश के परावर्तित होने के कारण वह नील हरी प्रतीत होती है। किसके कारण से? पृष्ठ पर बहुत ज़्यादा जल है और जिसका जो है प्रकाश के परावर्तन होने के कारण यह कैसी दिखाई देती है? नीली और हरी दिखाई देती है। अब बात की जाए यहाँ पे कि जो पृथ्वी का घूर्णन है, पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के तल के लंबवत नहीं है, इसका अपने अक्ष पर झुकाव जो है पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है। पृथ्वी केवल एक ही उपग्रह जो है वह चंद्रमा है। पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? केवल चंद्रमा है। और जो ऋतु परिवर्तन होते हैं इसकी वजह से होते हैं कि जो अपने अक्ष पर झुकी हुई है। अब बात की जाए मंगल की। मंगल ग्रह पृथ्वी की कक्षा के बाहर का पहला ग्रह है, वह मंगल है। अब यहाँ पे देखो बताइए मंगल के बारे में। अगला ग्रह जो पृथ्वी की कक्षा के बाहर का पहला ग्रह है वह मंगल है। यह हल्का रक्तताप प्रतीत होता है, इसलिए इस ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं। और मंगल के दो छोटे प्राकृतिक उपग्रह होते हैं जिनको फोबोस तथा डिमोस कहा जाता है। फोबोस तथा डिमोस भी कहा जाता है इनके जो उपग्रह होते हैं। अब बात की जाए बृहस्पति की। बृहस्पति सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है। यह ग्रह इतना बड़ा है कि लगभग 1300 पृथ्वियाँ जो है इस विशाल ग्रह के भीतर रखी जा सकती है। समझ लो कितना बड़ा है कि जो है पृथ्वी कितनी बड़ी है। अब 1300 पृथ्वियों को जब मिलाया जाएगा तब एक जो है बृहस्पति बनेगा। परंतु बृहस्पति का द्रव्यमान जो है पृथ्वी के द्रव्यमान के लगभग 318 गुना है। यह अपने अक्ष पर अत्यधिक तीव्र गति से घूर्णन करता है। बृहस्पति के जो है बहुत से प्राकृतिक उपग्रह हैं। शनि की बात की जाए, बृहस्पति के परे शनि जो है रंग में पीला से बृहस्पति के परे जो शनि जो है रंग में पीला प्रतीत होता है। शनि के बहुत से प्राकृतिक उपग्रह हैं। शनि के बारे में एक रोचक बात यह है कि सभी ग्रहों में यह सबसे कम सघन है। इसका घनत्व जो है जल के घनत्व से भी कम है। अब समझ लो इसका घनत्व इतना कम होता है कि इसको अगर कहा जाता है कि जल में अगर रख दिया जाए तो क्या होगा, ये तैरने लगेगा। इतना ज़्यादा मतलब कम है, तो इसका तैरता हुआ भी ग्रह इसको कहा जाता है। अब बात की जाए यूरेनस तथा नेपच्यून की। ये सौर परिवार के 22वें ग्रह हैं। इन्हें केवल बड़े दूरदर्शकों की सहायता से देखा जा सकता है। सूर्य की भांति यूरेनस भी जो है पूर्व से पश्चिम की दिशा में घूर्णन करता है। इसकी विलक्षण विशेषता इसका जो है अत्यधिक झुका घूर्णन। अच्छा, इसकी जो विशेषता इसकी किसके कारण से है? जो है अत्यधिक झुकाव के कारण से। और कैसे घूमता है? पूर्व से पश्चिम की ओर। बाकी सभी ग्रह जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। और शुक्र जो है ये भी पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। यूरेनस और शुक्र जो है। अब यहाँ पे बताया गया है जैसे कि सौर परिवार के प्रथम 4 ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी तथा मंगल अन्य 4 ग्रहों की तुलना में सूर्य के अत्यंत निकट हैं। इन्हें आंतरिक ग्रह कहते हैं। और आंतरिक ग्रहों के बहुत कम चंद्रमा होते हैं। चंद्रमा मतलब इनके जो है उपग्रह बहुत कम होते हैं। तो कौन कौन से ग्रह जो है सूर्य के निकटतम है? बुध, शुक्र, पृथ्वी तथा मंगल। वे ग्रह जो मंगल की कक्षाओं से बाहर हैं जैसे कि बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून आंतरिक ग्रहों की तुलना में कहीं अधिक दूर है। इन्हें बाह्य ग्रह कहते हैं। और इनके चारों ओर वलय निकाय हैं। क्या इनके चारों वलय निकाय हैं? बाह्य ग्रहों के अधिक संख्या में चंद्रमा होते हैं। चंद्रमा मतलब अधिक संख्या में इनके उपग्रह होते हैं। अब यहाँ पे बताया गया कुछ अन्य जैसे कि चीज़ें बताई गई कि सौर परिवार के कुछ अन्य सदस्य होते हैं जैसे कि क्षुद्र ग्रह हो गए। तो मंगल तथा बृहस्पति की कक्षाओं के बीच काफ़ी बड़ा अंतराल है। और इस अंतराल को बहुत सारे ऐसे ऐसे छोटे पिंडों ने घेर रखा है जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। और इन्हें क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। और पेपर में क्वेश्चन भी पूछा गया कि क्षुद्र ग्रह किनको कहा जाता है, कौन कौन से ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं? तो यह पाए जाते हैं मंगल और बृहस्पति के बीच में।
क्षुद्र ग्रहों को केवल बड़े दूरदर्शकों द्वारा ही देखा जा सकता है। देखो यहाँ पे बताया कि बहुत छोटे छोटे होते हैं और इनको क्या किया जाता है, दूरदर्शकों के द्वारा ही इनको देखा जा सकता है। अब बात कीजिए धूमकेतु की। धूमकेतु भी हमारे सौर परिवार के सदस्य हैं। यह अत्यंत पर्वलीय कक्षाओं में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। धूमकेतु चमकीले सिर तथा लंबी पूंछ वाले होते हैं। जैसे जैसे कोई धूमकेतु सूर्य के समीप आता जाता है, इसकी पूंछ आकार में बढ़ती जाती है। किसी धूमकेतु की पूंछ सदैव जो होती है सूर्य से परे होती है। ऐसे बहुत से धूमकेतु ज्ञात हैं जो समय समय पर एक निश्चित काल अंतराल पर जो है दृष्टिगोचर होते हैं। जैसे कि हैलिका धूमकेतु जो है एक ऐसा ही धूमकेतु जो लगभग हर 76 वर्ष के अंतराल में जो है दिखाई देता है। इसे सन 1986 में पहली बार देखा गया था। तो अगर पेपर में पूछ लिया जाए कि कब देखा जाएगा, तो 1986 में जो है 76 जोड़ देना है। अब यहाँ पे जैसे कि बताया गया उल्काएं तथा पिंड के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे इसमें से उल्काएं तथा पिंड के बारे में। किसके बारे में? उल्काएं तथा पिंड के बारे में। रात के समय में जब आकाश साफ हो तथा चंद्रमा भी ना दिखाई दे रहा हो, तो आप कभी कभी आकाश में प्रकाश की चमकीली धारा से देखते हैं। इसे शूटिंग स्टार या टूटता तारा कहते हैं। यद्यपि ये तारा नहीं है, इन्हें उल्का कहते हैं। क्या कहते हैं? इनको उल्का कहते हैं। उल्का सामान्यतः छोटे छोटे पिंड होते हैं जो यदा कदा पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं। कुछ उल्का आकार में इतनी बड़ी होती हैं कि वो पूर्णतः वाष्पित होने से पूर्व ही वे पृथ्वी पर पहुंच जाती हैं। वह पिंड जो पृथ्वी पर पहुंचता है उसे उल्का पिंड कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? वह पिंड जो पृथ्वी पर पहुंचता है उसे उल्का पिंड कहते हैं। अब यहाँ पे हमारा लास्ट टॉपिक है कृत्रिम उपग्रह। कृत्रिम उपग्रह मानव निर्मित है। इनका प्रमोशन पृथ्वी से किया गया। किससे किया गया है? पृथ्वी से किया गया है। ये पृथ्वी के प्राकृतिक उपग्रह तथा चंद्रमा की तुलना में कहीं अधिक निकट रहकर पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। भारत ने बहुत से कृत्रिम उपग्रह का निर्माण तथा प्रमोशन किया है। जैसे कि आर्यभट्ट भारत का प्रथम उपग्रह था। कुछ अन्य भारतीय उपग्रह जैसे कि इनसैट, IRS, कल्पना, एडुसैट आदि हैं। और कृत्रिम उपग्रह के बहुत से व्यवहारिक अनुप्रयोग हैं। इनका प्रयोग मौसम की भविष्यवाणी, रेडियो तथा टेलीविजन संकेतों के प्रेषण में किया जाता है। और इनका उपयोग जो होता है दूर संचार तथा सुदूर संवेदन के लिए भी किया जाता है। तो हमारा टॉपिक कंप्लीट होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।